वेलकम गाइस, आप लोगों को स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका रियल नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर करें। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के ब्लैक माउंटेन को। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक ग्रेवयार्ड को, और एक लड़की एक ग्रेव के सामने बैठी होती है और उस ग्रेव में लिखा होता है 297th पैट्रियार्च ऑफ डिवाइन ड्रैगन सेक्ट, और उसका नाम होता है जाओ वुडो। वो लड़की उस ग्रेव के सामने बैठ के कहती है कि मास्टर, मैं आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकी। आपने मरने से पहले पैट्रियार्च की पोजीशन को मुझे दिया था। अभी द डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है वो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है, और जो हमारा यंगर ब्रदर था वो अरेस्ट हो चुका है, और हमारी जो यंगर सिस्टर थी वो मिसिंग है। कि वो लड़की उस ग्रेव के सामने झुक के कहने लगती है, मास्टर, अब मैं इस सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ और मुझे माफ कर दीजिएगा, और मैं ऐसी कोई डिसाइपल नहीं हूँ जो कि यहाँ से भाग जाऊँ, और मैं इस ड्रैगन सेक्ट की 298th जनरेशन हूँ, और अगर मैं मर गई तो जो द डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वो लड़की जाने लगती है, और तभी उसकी नज़र एक ग्रेव पे पड़ती है। वो जो ग्रेव होती है वो 13th पैट्रियार्च की होती है, ये यून की। तभी वो लड़की जाती है और कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। 100,000 साल पहले ने अपने इतने ज्यादा दुश्मन क्यों बनाए जिससे हमारे ये डिवाइन ड्रैगन सेक्ट अब बर्बाद हो चुका है। और उस ग्रेव को वो लात मारने लगती है। हमेशा से हमें बाहर वाले कहते हैं कि ये सब हमारी गलती थी, हम इतना गंदा काम करते थे और अब हम इसके लिए डिजर्व करते हैं। और वो लड़की उस ग्रेव को एक लात मार देती है, और ये तुम्हारी गलती है जिसकी वजह से मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ और यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है और उसके नीचे से एक स्केलेटन निकलने लगता है, और हमें दिखा जाता है उसके पैर को कोई पकड़ लेता है। वो एक स्केलेटन होता है जो कि धीरे धीरे बाहर निकल रहा होता है। ये देख के वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहने लगती है, हे भगवान, ये तो एक घोस्ट है। वो स्केलेटन बाहर निकल के कहता है उस लड़की से, तो ये तुम ही हो ना जिसने मुझे अभी लात मारी थी। तो स्केलेटन कहने लगता है, मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा खराब दिख रही है, मैं 1,00,000 साल से स्पेस में था जिसके कारण मेरी बॉडी ऐसी हो चुकी है। चलो सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को फिर से बनाता हूँ। और वो अपने हाथ से एक मैजिक करने लगता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से बिल्कुल बन जाती है, बिल्कुल न्यू जैसी बन जाती है। कि उस आदमी को देख के कहती है कि क्या तुम एक घोस्ट हो, क्या तुम एक भूत हो। वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं 13 पैट्रियार्च हूँ तुम्हारे द डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का, और मेरा नाम ये यून है। ये बात सुन के लिटरली वो गर्ल बहुत ज़्यादा डर जाती है और झुक जाती है और कहने लगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए एंसेक्टर, मैंने कुछ देर पहले आपको लात मारी थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और अपने माथे को पटकने लगती है। तो भाई लोग, आज से हम इसे यान कहेंगे, इस मास्टर को। तो यान कहने लगता है कि ये एरिया मुझे देख के लग रहा है कि ब्लैक माउंटेन का है, अरे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का। जो बैरियर है उसे सिर्फ एक पैट्रियार्च ही खोल सकता है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम किस जनरेशन की पैट्रियार्च हो और तुम इतनी वीक कैसे हो। आगे वो लड़की बताने लगती है कि एंसेक्टर, मैं 298th पैट्रियार्च हूँ इस डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की, और मेरा नाम है लुओ ली। उसके बाद मास्टर यान कहने लगता है, तुम्हारा लेवल तो सिर्फ 8 लेवल ऑफ क्यूआई गैदरिंग है, तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो। आगे ली कहने लगती है, एंसेक्टर, हमारा जो ये डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है अब मैं उसकी लास्ट मेंबर बची हूँ, तो इसकी वजह से मैं 298th पैट्रियार्च बन चुकी हूँ। एंसेक्टर यान कहने लगता है कि जब मैं जिंदा था तो मेरा ये डिवाइन ड्रैगन सेक्ट बहुत ही पावरफुल सेक्ट था। बड़े बड़े सेक्ट आते थे, उनमें से हम भी एक थे, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरा जो सेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। एंसेक्टर यान कहते हैं, तो क्या तुम 8 लेवल ऑफ क्यूआई गैदरिंग वाली अब इस जनरेशन की पैट्रियार्च हो। लिखने लगती है, हाँ मैं ही हूँ। आगे लिखने लगती है, एंसेक्टर, आपके मरने के बाद जो हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है उसने किसी भी पावरफुल पैट्रियार्च को नहीं बनाया है, और हमारा जो सबसे पावरफुल पैट्रियार्च था वो भी आपके 10वें भाग के बराबर भी नहीं था। जो हमारे 250th पैट्रियार्च थे, जब वो मर गए तो उसके बाद हमारा जो सेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और जो हमारे सेक्ट के लो रैंक के जितने भी लोग थे उन्हें पैट्रियार्च बनने का मौका मिला, और बाकी के लोग दूसरी जगह पे चले गए। तो ये सब हुआ था हमारे साथ। ये सब बात सुन के एंसेक्टर यान कहने लगते हैं, ओ अच्छा ठीक है,
उसके बाद एंसेक्टर यान कहने लगता है कि जब मैं 24 साल का था तब मैं इटर्नल रिलम में पहुंच चुका था और इस पूरे कैंगनान कॉन्टिनेंट में मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसका रिजल्ट ये निकला कि मैं एक मिस्टीरियस प्लेस में प्रैक्टिस करने के लिए चले गया और प्रैक्टिस करते करते मुझे लगभग 1 लाख साल हो गए, लेकिन अब मैं सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ ट्रू गॉड रिलम में। तो जैसे कि मैं अब ट्रू गॉड रिलम में पहुंच चुका हूँ, तो जो हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है वो नेचुरली अब सबसे पावरफुल सेक्ट बन चुका है। जोली होती है वो सुनती है कि क्या ट्रू गॉड रिलम, क्या जो ट्रू गॉड रिलम है आप उसमें पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा जो कैंगनान कॉन्टिनेंट है वहां पर सिर्फ 10 रिलम होते हैं, क्या जो ट्रू गॉड रिलम है वो इन 10 रिलम से भी ऊपर है? ये बात सुन के एंसेक्टर यान कहता है कि हाँ, आज तक कोई इस ट्रू गॉड रिलम में नहीं पहुंच चुका है और जो पहले ट्रू गॉड रिलम में पहुंचा था वो भी लगभग कुछ मिलियन साल पहले कोई पहुंचा था। ये बात सुन के जो ली होती है वो कहती है, क्या सचमुच एंसेक्टर, जो द ट्रू गॉड रिलम है वो तो मैंने सिर्फ किताबों और नोवेल में ही पढ़ा था, तो क्या सचमुच आप इसमें पहुंच चुके हैं? ये बात सुन के एंसेक्टर यान कहने लगता है हाँ सचमुच। और हमें एक फनी सीन दिखाया जाता है और जो ली होती है वो बार बार पूछने लगती है एंसेक्टर यान से कि सचमुच। ये बात सुन के एंसेक्टर यान को गुस्सा जाता है और वो उसे दो उंगली से एक थप्पड़ मार देता है और वो कहता है, चलो अब मैं तुम्हारा एंसेक्टर हूँ तो मैं अब तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में। ये बात सुन के ली कहती है, सचमुच आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं पैट्रियार्च। उसके बाद एंसेक्टर यान अपने पास एक बोतल ले आता है और वो कहता है, इस बोतल में गॉड लेवल क्लींसिंग पिल है। सबसे पहले तुम अपने एपेट्यूट को रिफाइन करो, उसके बाद तुम इसे कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद वो उस पिल की बोतल को ली को दे देता है। ली कहती है, क्या गॉड लेवल? मुझे जहाँ तक पता है जो पिल का फर्स्ट स्टेज होता है उसका नाम होता है मोर्टल, उसके बाद येलो, स्पिरिट, शुवान, अर्थ, हेवन, किंग, रॉयल, एम्परर एंड गॉड लेवल। तो क्या सचमुच ये गॉड लेवल का पिल है? ये तो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड का पिल है। अगर बाकी सेक्ट वालों को पता लगा कि हमारे पास गॉड पिल है तो इस कैंगनान कॉन्टिनेंट के जितने भी सेक्ट है वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और हमसे वो ये छीनने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद एंसेक्टर यान कहने लगता है कि उसकी चिंता मत करो और इसके अंदर लगभग 10,000 पिल है। उसके बाद ली ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो एक पिल को निकाल के कहती है, क्या सचमुच 10,000 पिल, वो भी गॉड लेवल का? तो गाइस जिसके साथ होता है चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं कौन चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वेलकम गाइस, सब लोगों का स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर सेकंड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एंसेक्टर यान लुओ से कह रहा होता है, तुम इस चीज को आज से नाश्ता के रूप में खाओगी और ये तुम्हारे अंदर की जितने भी गंदगी है उसे निकाल देगा। और अपने पास बहुत सारे पिल्स निकालता है और उसे लुओ को खिलाने लगता है और लुओ कहती है, रुको रुको। तब तक एंसेक्टर यान उन पिल को लुओ को खिला देता है और हमें दिखाया जाता है लुओ के शरीर में बहुत सारे रिएक्शन होने लगते हैं और उसके अंदर से बहुत सारी गंदगी निकलती है। तभी लुओ कहती है, एंसेक्टर ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन आपने इतनी अच्छी चीज को मेरे लिए बर्बाद कर दिया है। और जो एंसेक्टर यान होता है वो कहने लगता है, तुम्हारे अंदर से तो सच में बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, ये इस पिल का इफेक्ट है, ये तो बहुत जल्दी हो गया। चलो अब जाओ और तुम नहाओ। और अपने पास से एक स्पेल का यूज करता है जिससे वहाँ पर एक बाथ हाउस बन जाता है। ये सब देख के लुओ फिर से कहती है, अरे फिर से क्या हो रहा है? और पीछे से एंसेक्टर यान उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है। आगे एंसेक्टर यान कहता है कि चलो अब मैंने तुम्हारे लिए एक बाथ हाउस बना दिया है, तुम्हें अब नहाना पड़ेगा। और उसे पकड़ता है और उस पोंड में फेंक देता है। आगे एंसेक्टर यान कहने लगता है कि तुमने अभी तक डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का 1% भी इनहेरिट नहीं किया है और तुम्हारे अंदर से जो गंदगी है वो अब निकल चुकी है। और जैसे ही लुओ उस रेड कलर के पोंड में गिरती है वो कहने लगती है, एंसेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है उसका लेवल अप हुए जा रहा होता है। पहले वो सिर्फ 8 लेवल ऑफ कीआई गैदरिंग रेल्म में थी, अब वो उसका लेवल अप होते जा रहा होता है द 9 लेवल ऑफ हेवनली गैदरिंग रेल्म ब्रेक थ्रू। और उसके बाद फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोफाउंड लेवल, उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ प्रोफाउंड रेल्म, उसके बाद थर्ड लेवल ऑफ प्रोफाउंड रेल्म। और उसके बाद एंसेक्टर यान बताने लगता है, अभी तुम जिस पॉन्ड में एंसेक्टुअल ड्रैगन का ब्लड है जो कि 100 गुना ज्यादा अच्छा है तुम्हारे डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन से। आगे एंसेक्टर यान बताने लगता है कि 1 लाख सालों से मैं वहां पर फंसा था तो मुझे नहाने के लिए कुछ चाहिए था।
इसलिए मैंने इसे बनाया नहाने के लिए। जैसे लुओ सुनती है, क्या सिर्फ नहाने के लिए? मैं इस एंसेस्ट्रल ड्रैगन एसेंस ब्लड में कैसे नहा सकती हूँ? और जैसे लुओ ये बात बोलती है, उसका फिर से ब्रेक थ्रू होने लगता है। पहले वो 3rd लेवल ऑफ प्रोफाउंड रेल्म में थी, उसके बाद 4th लेवल, 5th लेवल, और ऐसा होते होते वो 6th लेवल ऑफ यूनाही रेल्म में पहुंच जाती है। आगे एंसेक्टर बोलता है, ओ चलो ये स्टॉप हो चुका है। उसकी ये बात सुन के लुओ बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, एंसेक्टर मेरा जो कल्टीवेशन है, अब मैं 10th लेवल ऑफ यूनाही रेल्म में पहुंच चुकी हूँ। एंसेक्टर ये बात सुन के कहता है, क्या यूनाही रेल्म? ये कौन सा रेल्म है? आगे लुओ बोलने लगती है कि एंसेक्टर क्या आपको यूनाही रेल्म के बारे में नहीं पता? एंसेक्टर यान बोलता है कि अरे मैं बहुत सालों पहले गया था यूनाही रेल्म में, तो मुझे इन लो लेवल रेल्म के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसके बाद लुओ हमें बताने लगती है हमारा जो कैंगनान कॉन्टिनेंट है उसमें 10 रेल्म होते हैं। सबसे नीचे आता है बॉडी रिफाइनिंग रेल्म, उसके बाद आता है क्यूआई गैदरिंग रेल्म, उसके बाद आता है प्रोफाउंड रेल्म, उसके बाद यूनाही रेल्म, आगे गॉड शेपिंग, उसके बाद हेवनली लाइफ, उसके बाद लाइफ एंड डेथ, और उसके बाद आता है इटर्नल रेल्म। उसके बाद लुओ कहने लगती है, आपने इस 10 रेल्म को बहुत ही आसान से पार कर लिया था, इसलिए आपको यूनाही रेल्म के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। आगे एंसेक्टर यान कहने लगता है कि तुम्हारा जो एप्टीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, और जो ये एंसेक्ट्रल ड्रैगन एसेंस है और ये ब्लड है वो तुम्हें सिर्फ प्रोफाउंड रेल्म को क्रॉस ही करवा सकता था। ये सब बात सुन के लुओ कहने लगती है कि एंसेक्टर मैं पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं जल्द ही यूनाही रेल्म को क्रॉस करके गॉड शेपिंग रेल्म में पहुंच जाऊंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एंसेक्टर यान होता है वो कहने लगता है कि अरे अब मैं तुम्हें जो चीज दिखाने जा रहा हूँ तुम उसके लिए एक्साइटेड मत होना। मेरे पास लड़कियों के कुछ ज्यादा कपड़े तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कपड़ा है जो सिर्फ रॉयल लेवल पर है। चलो सबसे पहले तुम इस कपड़े को पहन लो। ये बात सुन के जो लुओ होती है वो कहती है, क्या रॉयल रेल्म? अगर मैंने इस कपड़े को पहन लिया तो पूरा कैंगनान कॉन्टिनेंट मेरे पीछे लग जाएगा और मुझसे इस कपड़े को छीनने की कोशिश करेगा। ये सब बात सुन के एंसेक्टर यान कहता है, लुओ मेरी ये बात हमेशा याद रखना। वो कहती है एंसेक्टर। उसके बाद एंसेक्टर यान एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक चेहरा बनाता है और कहता है कि अभी से तुम सबको मारोगी और कोई तुम्हें नहीं मारेगा, और अपने हाथों से एक चीज निकालने लगता है और कहता है ये एक गोल्ड लेवल का वेपन है जिसका नाम है सुप्रीम गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड। तुम्हें गिफ्ट करता हूँ और तुम इससे अपनी प्रोटेक्शन करना। और जैसे ही एंसेक्टर यान उस स्वॉर्ड को लुओ को देता है, उसके आसपास से बहुत ज्यादा ठंडा निकलने लगती है। उसके बाद एंसेक्टर यान कहता है कि इसके अंदर एक असली ड्रैगन की सोल सील है, और भविष्य में जब तुम बाहर जाओगी अपने सेक्ट से तो अपने सेक्ट के नाम को बिल्कुल भी गिरने मत देना। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो सेक्ट है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट वो दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बने। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, लेकिन एंसेक्टर जैसे ही घूमता है, लुओ कहती है कि आपने जो मुझे मैजिक आइटम दिया है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये बात सुन के एंसेक्टर यान अपने पास से उस तलवार की म्यान निकालता है और कहने लगता है कि ये तुम्हें मदद करेगा इसकी पावर को सील करने में। और उसके बाद वो म्यान उस तलवार के ऊपर चले जाती है। आगे एंसेक्टर यान बताने लगता है कि मैंने ये जो तुम्हें म्यान दी है वो तुम्हें इस स्वॉर्ड की पावर को सील करने में मदद करेगा, इससे सिर्फ बंदों को नॉकआउट कर सकते हो। उसके बाद एंसेक्टर यान को कुछ आभास होता है और वो कहता है कि कुछ बंदे यहाँ पर आ रहे हैं। लुओ कहती है कि शायद से ये वही बंदे होंगे जो मेरा पीछा कर रहे थे। तो इसी सस्पेंस के साथ होता है खत्म। देखते हैं अभी किस लेवल के बंदे आने वाले हैं और इनके साथ होता क्या है। तो गाइस इसके साथ चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम गाइस, आपका स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ब्लैक माउंटेन ऑफ डिवाइन ड्रैगन सेक्ट। वहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो 4 बंदे होते हैं, उसमें से एक ओल्ड मैन होता है और 3 जवान लोग होते हैं। तभी सामने वाला बंदा कहता है ये वही जगह है। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है उसमें से सिर्फ एक ही लड़की बची है और वो लड़की सिर्फ क्यूआई गैदरिंग रेल्म की है। तो ये जरूरी था कि हम जैसे यूनाही रेल्म के कल्टीवेटर यहाँ पर आए हैं। और तभी उसके साथ में बंदा होता है, वो कहने लगता है कि भले ही क्यूआई गैदरिंग स्टेज की एक कल्टीवेटर है लेकिन वो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लास्ट मेंबर बची हुई है। अगर हमने उसे पकड़ लिया 100 ईयर लॉन्ग सेज का ऑर्डर ओवर हो जाएगा। जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि तुम्हें तो लग रहा है कि वो लड़की क्यूआई गैदरिंग रेल्म की है, उसका जो सेक्ट है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट उसमें बहुत सारी फिजिकल स्किल्स और अजीबोगरीब स्पेल्स भी है। हमने पहले भी उसे पकड़ा था लेकिन वो भाग गई।
लेकिन अब हम उसे पकड़ लेंगे और जाने नहीं देंगे। तब इसके साथ में एक बंदा होता है, वो कहता है कि कोई आ रहा है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर इंसेक्टर यान और लुवो आ जाते हैं। लुवो को देख के उनमें से नीले कपड़े वाला बंदा कहता है कि कितना अमेजिंग स्वॉर्ड इंटेंट है, ये यूनाई रेलम की फेरी है जिसके पास इतना अच्छा स्वॉर्ड इंटेंट है। उसकी बात सुन के लुवो कहने लगती है, क्या फेरी, क्या वो सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं? तो इनमें से एक बंदा लुवो से पूछने लगता है, फेरी, आपने यहाँ पर एक छोटी सी गंदी सी लड़की को देखा है? लुवो जैसे ही सुनती है क्या छोटी सी गंदी सी लड़की, से गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार को जमीन पे रख देती है और उन लोगों को रिप्लाई करती है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है, तुम उसे ऐसा ही कैसे भद्दी से कह सकते हो? उसके पीछे जो लड़का होता है वो बोलने लगता है कि क्या हो सकता है ये फेरी, लेकिन तभी लुवो बोल देती है कि तुम जिसकी तलाश कर रहे हो मैं वही लड़की हूँ, और अपनी तलवार को उन सभी के सामने गाड़ देती है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि नहीं, ये वो लड़की नहीं हो सकती, ये जरूर उस लड़की की कोई दोस्त होगी जिसे उसने बुलाया है, लड़की के आसपास घेरा बनाओ। और तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि पीछे वो आदमी दिख रहा है, उसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, भले ये लड़की यूनाई रेलम में है लेकिन वो बंदे का कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनकी ये बात सुन के इंसेक्टर यान कहने लगता है कि इन बेवकूफ़ों को कौन बताएगा कि मेरा जो कल्टीवेशन है इन सब से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। तभी एक लड़का लुवो की तरफ देखता है और कहता है कि देखो ज़रा, उसके पास रॉयल लेवल का एक कपड़ा है। और तभी हमें देखा जाता है लुवो का जो कपड़ा होता है उसके आसपास बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। तभी उसमें से जो ओल्ड पर्सन होता है वो कहने लगता है कि अरे बच्चे, तुमने कभी रॉयल लेवल का कपड़ा नहीं देखा, ये सब बकवास तुम मत करो। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि जब हम तुम सभी लोग रुक जाओ, जब हम इस लड़की को मार देंगे तो हम इस कपड़े को इससे छीन लेंगे और इसे चेक करने के लिए, और ये कपड़ा रियल है कि नहीं इसे चेक करने के लिए भेज देंगे। और इस बात सुन के उनमें से जो ओल्ड पर्सन होता है वो कहता है कि अरे ये लड़का ठीक कह रहा है, हम इसकी बात मानना चाहिए। उसके बाद वो ओल्ड पर्सन कहता है कि लड़की, जल्दी हम तुम्हारा ये कपड़ा ले लेंगे। और ये बात सुन के लुवो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है इंसेक्टर, ये सभी तो यूनाई रेलम में है। और उसके बाद इंसेक्टर थोड़ा गुस्से से कहता है कि तुम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लास्ट पैट्रियार्च बची हुई हो और ये छोटे मोटे चोर तुम्हें नहीं डरा सकते। क्या तुम सोच रही हो मैंने जो तुम्हें स्वॉर्ड दी है वो बस एक बेकार सी स्वॉर्ड है? और तभी लुवो को इंसेक्टर यान की बात याद आती है कि अभी से तुम सबको मारोगी और कोई भी तुम्हें नहीं मारेगा। ऐसे ही उसे वो बात याद आती है, वो कहती है कि मैं इंसेक्टर की तरफ बिल्कुल नहीं देख सकती, मुझे अपने आप पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। और अपने पास से वो स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है, सुनो तुम लोग, मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 298th पैट्रियार्च हूँ और मेरा नाम लुवो ली है, और अभी से मैं सबको मारूंगी और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मुझे मार सके। और एक ही हिट में उन चारों लोगों को वो मार देती है और उसके बाद वो थक के नीचे गिरने लगती है। और तभी इंसेक्टर यान उसके पास आ जाते हैं। वो रोते हुए कहती है, इंसेक्टर मैंने उन सभी को मार दिया, मैंने उन सभी को बस एक ही स्लैश में मार दिया, मैं अभी से आज से फिर से कभी नहीं भागूंगी। उसके बाद इंसेक्टर यान लुवो के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब इंसेक्टर यान आ चुके हैं और तुम्हें भागने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। गाइस इसी के साथ चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस सब लोग स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चारों बंदे मरे पड़े होते हैं। बिलू पीछे से कहती है कि मास्टर मैंने तो इन्हें मार दिया है, अब हम पूछताछ किससे करेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जूनियर ब्रदर कहाँ पर है। और जो इंसेक्टर यान होता है वो कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। उनमें से एक मरे बंदे के पास जाता है और उसके अंदर से एक स्पिरिट को निकाल लेता है और वो कहता है रिफाइन। और तभी हमें दिखा जाता है उस बंदे का स्पिरिट रिफाइन हो जाता है और साथ ही यान को पता लग जाता है कि वो का जूनियर ब्रदर कहाँ पर है। और तभी लोग कहती है इंसेक्टर क्या आपको कुछ पता लगा? और आगे इंसेक्टर बताने लगता है मैंने ये जो टेक्निक का यूज किया इसे कहते हैं सीक्रेट सोल सर्च टेक्निक। और इस टेक्निक में होता है कि आपके सामने जो भी बंदा मरा होता है उसके अंदर से उसकी सोल निकाल लो और ऐसा करने पर उसका पुनर्जन्म भी नहीं हो पाता है। और मैंने वैसे ही किया और इसका सोल निकाल के इसके मेमोरी को पूरी तरीके से देख लिया है। आगे इंसेक्टर यान लुवो से कहता है क्या तुम्हें पता है 10,000 घोस्ट ब्रिज कहाँ पर है? आगे लोग बताने लगते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट रहती है और आप ऐसा मान के चलो कि वो बिल्कुल नरक के जैसा है। और वहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्ट का राज चलता है, इसका नाम है द ब्लडी क्लॉथ गेट, जो कि उस 10,000 घोस्ट रिच पर रहते हैं। क्या सच में जो मेरा लिटिल ब्रदर है
उसे पकड़ के वहाँ पर भेज दिया गया है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है 10,000 घोस्ट ब्रिज। वो सचमुच एक हेल की तरह दिख रहा होता है, जहाँ पर रेड कलर का बॉर्डर होता है और एक पुल होता है जो उसके सेंटर में जा रहा होता है और उसके पे बहुत सारे लोग होते हैं और कोई कह रहा होता है कि चलो जल्दी करो, और एक मास्क वाला बंदा उन सभी लोगों को मार रहा होता है और वो कहता है कि तुम कुत्ते चलो जल्दी करो। और तभी हमें दिखा जाता है उस ब्रिज के ऊपर उन लोगों को लाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम इस पानी में कूद जाओ, और वो ऐसा नहीं कर रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा उसे धक्का दे देता है और वो आदमी उस ब्रिज से नीचे गिर जाता है उस पानी के अंदर। ये सब देख के इंसेक्टियन कहने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बलि वगैरह दिया जा रहा है इस 10,000 घोस्ट ब्रिज पर। ये सब देख के लुओ कहती है, इसे कहा जाता है लाइट द स्काई लैंटर्न। आगे इंसेक्टियन पूछने लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ पता है? और जो लुओ होती है वो कहने लगती है लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जो इविल स्पिरिट है उसे यहाँ पर कैद करके रखा गया है, और जब हम बहुत ही ज्यादा आदमियों को यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे तो इस सेक्रीफाइस का नाम है लाइट द स्काई लैंटर्न, और ये हर 100 साल में किया जाता है। और वो इसे करने पे वो जो स्पिरिट है वो यहाँ पर आराम से शांत रहती है। लेकिन मैंने सुना था सिर्फ 100 लोगों का बलिदान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा लोग हैं। आगे यान कहने लगता है कि तुमने ये सब क्या कहा, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो घोस्ट किंग है उसे जगाने के लिए यहाँ पर ब्लड सेक्रीफाइस किया जा रहा है। आगे इंसेक्टियन बताने लगता है इस जैसे छोटे घोस्ट किंग को तो मैं अपने हाथ के एक वेब से ही मार सकता हूँ। आगे वो सोचने लगता है कि वो अब डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की हेड बन चुकी है, तो उसे गुस्सा तो आएगा ये सब देख के, क्योंकि हमारा जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है वो एक अच्छा सेक्ट है। आगे इंसेक्टियन कहने लगता है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है उसे इस सेक्रीफाइस के लिए यहाँ पर जिंदा लाया गया होगा, तो ये हो सकता है कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तो तुम्हारे लिए एक होप अभी भी है। ये बात सुन के लुओ बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है सचमुच इंसेक्टर, लेकिन उसे खोजने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता होना चाहिए। ये बात सुन के लुओ बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है पैट्रियार्च। यान कहने लगता है तुम्हारा जो रेल्म है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है और तुम्हें पहले थोड़ी सी कॉम्बैट एबिलिटी भी मिल चुकी है, लेकिन हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। चलो अब जाओ तुम इन सभी पे अटैक कर दो, और अगर कोई जरूरत होगी तो मैं पीछे से तुम्हें बैकअप दूंगा। और इस बात सुन के जो लुओ होती है वो इंसेक्टियन कहने लगती है कि आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरे पास अपने कुछ रास्ते हैं। और आपकी ऐसा बातें सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। और जैसे ही इंसेक्टियन लुओ की ये बात सुनता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है आखिर ये छोटी सी लड़की करना क्या चाहती है, और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक फनी सीन, और इंसेक्टियन कह रहा होता है कि तो ये तुम्हारा मेथड है, और हमें दिखाया जाता है दोनों अपने आप को रस्सी में बांध लेते हैं। आगे लुओ कहने लगती है इंसेक्टियन पैनिक मत कीजिए, मैंने पहले भी इसे यूज किया है और इन बेवकूफ लोग को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। उन आदमियों के पीछे चल देते हैं जिनका सेक्रीफाइस होने वाला होता है। और इंसेक्टियन कह रहा होता है कि आज मैंने अपने लिए खुद ही कब्र खोद दी है। और तभी हमें दिखा जाता है वो लोग उस ब्रिज तक आ जाते हैं, और तभी लुओ कह रही होती है कि अभी तक मुझे जूनियर ब्रदर नहीं मिला है। और फिर इंसेक्टियन कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा जो लिटिल ब्रदर है उसे 10 दिन पहले अरेस्ट किया गया था, और मुझे लगता है उसे इस पानी के अंदर पहले ही फेंक दिया गया है। लेकिन जैसे ही वो अपना बात पूरा करता है वो जो मास्क वाले बंदे हैं वो इन दोनों को गिरा देते हैं, और वो दोनों भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है इंसेक्टियन और लुओ उस पानी में गिर जाते हैं। और तभी इंसेक्टियन की नज़र एक चीज़ पे पड़ती है और वो कहता है ओ तो यहाँ पर घोस्ट किंग कैद है, चलो मैं इस छोटे से बच्चे की मदद कर देता हूँ इस सील को तोड़ने के लिए। और इंसेक्टियन अपना पावर का यूज करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है और लुओ कह रही होती है इंसेक्टियन आखिरकार मुझे लिटिल ब्रदर मिल चुका है। और इंसेक्टियन कहता है कि वो कहाँ पर है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका लिटिल ब्रदर होता है वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, और जो लुओ होती है वो अपने ब्रदर को कहती है ब्रदर उठो, क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद वो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं नहीं देख सकती कि अब तुम मर चुके हो। और तभी इंसेक्टियन आ जाता है और वो कहता है कि अरे बच्ची रो मत, तुम्हारे जो लिटिल ब्रदर है उसकी सांस अभी भी चल रही है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है इसे ठीक करने के लिए। और वो उसे एक पिल खिला देता है। और आगे लुओ कहता है कि सबसे पहले तुम इसे इस पानी से बाहर निकालो। तो गाइस इस तो चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आप लोगों को स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि कुछ रिचुअल कर रहा होता है, और वो पागलों की तरह हंस भी रहा होता है, और वो बिल्कुल सामने होता है उस ब्रिज के जहाँ से बंदों का सैक्रिफाइस हो रहा होता है।
और वो कह रहा होता है ये कैसे हो सकता है, कुछ लोगों का सेक्रीफाइस दिया गया था, वो भाग रहे हैं। और तभी हम दिखाया जाता है ये एंसेस्टर यान लुओ और उसका लिटिल ब्रदर होता है। और उन्हें देख के वो बंदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और जैसे ही वो लोग ऊपर आते हैं वो मास्क पहनने हुए आदमी उन लोगों पे हमला कर देते हैं। और तभी लुओ के लिटिल ब्रदर को होश भी आ जाता है और वो कहता है कि सिस्टर तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई हो। उसके बाद लुओ कहने लगती है बात मत करो, जो हमारे एंसेस्टर है वो तुम्हें हील करने में मदद करेंगे, मैं जाती हूँ इन दुश्मनों को मारने के लिए। और उसका लिटिल ब्रदर जैसे सुनता है एंसेस्टर कान हो जाता है और कहने लगता है अरे कैसा एंसेस्टर, हमारा तो कोई एंसेस्टर था ही नहीं। आगे वो रिचुअल करने वाला बंदा कह रहा होता है ये जो स्काई लैल्ट्रन है वो जल्दी ही चालू होने वाला है, तो जल्दी इन्हें मार के नीचे फेंक दो। और वो जो मास्क वाले बंदे होते हैं वो उसका ऑर्डर का पालन करते हैं और अपने पास से रेड ओरा स्वॉर्ड निकालते हैं और उसका अटैक लुओ और उसके लिटिल ब्रदर पे कर देते हैं। और लुओ तभी बहुत ही ज्यादा और लुओ अपनी स्वॉर्ड निकालती है और एक ही स्ट्राइक में वो सभी तलवारों को तोड़ देती है। और आगे वो कहने लगती है तुम जैसा एक पिद्दी सा ग्रुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के एक डिसाइपल का यूज करने का इस स्काई लैट्रन के लिए। और वो अपनी तलवार से ओरा निकाल रही होती है। और तभी भी एंसेस्टर पीछे देख रहा होता है और वो कहता है कि चलो इस बच्ची को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही वो ब्लू ड्रेस वाला बंदा सुनता है क्या डिवाइन ड्रैगन सेक्ट, क्या अभी तक ये सेक्ट खत्म नहीं हुआ है। और आगे लुओली कहने लगती है मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 298th पैट्रियार्च हूँ और मैं तुमसे आज बदला लूंगी जो तुमने किया है। आगे वो नीली ड्रेस वाला बंदा कहता है ओ मुझे याद आया, तुम वही छोटी सी मछली हो ना जो हमारे हाथों से फिसल गई थी। अब मैं तुम्हें यहाँ पर सेक्रीफाइस करूंगा और जो रिवॉर्ड है उसे भी रिसीव कर लूंगा। और जैसे ही ये बात एंसेस्टर सुनता है वो कहता है क्या रिवॉर्ड। और जैसे एंसेस्टर सुनता है रिवॉर्ड उसे पता लग जाता है कि इस सब के पीछे एक मास्टरमाइंड कोई अलग ही पर्सन है और उसी ने ऑर्डर दिया था हमारा जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है उसे खत्म करने के लिए। और आगे एंसेस्टर कहने लगता है कि चलो मुझे कुछ तूफानी करने दो यहाँ पर। और अपने पास से गोल्डन कलर का कुछ बीम निकालता है और कहता है कि चलो मुझे तुम अपने सील को जल्दी तोड़ने दो। और उसको गोल्डन कलर का बीम नीचे चले जाता है उस पानी के अंदर और वो जाके उस सील को तोड़ने लगता है। और नीले कपड़े वाला आदमी होता है वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा जो ब्लड सेक्रीफाइस है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है एंसेस्टर यान जो कह रहा होता है लुओ से उसे तुम पकड़ लो और पूछो कि इस सब के पीछे कौन है। और उसके बाद लुओ कहने लगती है ठीक है एंसेस्टर और उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। और नीले कपड़े वाला आदमी कहता है कि तुम तो सिर्फ एक यूनाही रियलम की कल्टीवेटर हो, तुम मुझ जैसे एक गॉड शेपिंग रियलम के कल्टीवेटर से कैसे फाइट कर सकती हो। और जैसे ये बात लुओ सुनती है वो कहती है कि चलो तुम मेरा एक स्ट्राइक झेल के बताओ ये कैसा है। और जैसे ही वो स्ट्राइक मारती है वो बंदा उससे डॉज कर लेता है। आगे वो बंदा कहने लगता है कि इसका स्ट्राइक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ही वो स्वॉर्ड की तरफ देखता है वो कहता है कि ये स्वॉर्ड तो एक आर्टिफैक्ट में बदल गया है। और उसकी आंखें चमकने लगती है और वो तभी जमीन पे आके लैंड हो जाता है। आगे वो बंदा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम इस स्वॉर्ड को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम एक नॉर्मल स्लैश का यूज कर सकती हो, ये जो स्वॉर्ड है वो सिर्फ मेरे लिए बना है। आगे वो आदमी कहने लगता है कि बच्ची शर्म बिल्कुल नहीं आती है, तुम एक मैजिक वेपन का यूज कर रही हो, चलो इसे तुम अंकल को दे दो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसे यूज कैसे करते हैं। इसके रिप्लाई में लुओ कहने लगती है ये मेरी स्वॉर्ड है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, आखिर तुम होते कौन हो मुझे ये सब सिखाने के लिए। और वो बंदा लुओ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि अब से ये मेरा है। और लुओ के कंधे पे अपना हाथ रख देता है और लुओ कहती है मैं पकड़ी गई। और उसके बाद हमें दिखा जाता है उसके बाद हमें दिखा जाता है वो बंदा का हाथ जैसे ही लुओ के और उसे एक फोर्स फील होता है और वो कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, इसका तो कपड़ा भी। और जैसे वो ये बात कहता है लुओ उसके मुंह पर एक हिट लगाती है अपने स्वॉर्ड से और वो दूर जाके गिरता है। और आगे वो बंदा कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, इसका तो क्लॉथ भी। और उसके बाद लुओ कहती है भले ही तुम गॉड शेपिंग रियल्म में हो लेकिन मैंने तुम्हें 2 हिट्स में हरा दिया है। और आगे वो बंदा कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस तरह से कभी भी घुटनों पर आऊंगा। आगे वो गुस्से से लुओ की तरफ देखता है। आगे वो डरावनी स्माइल लुओ को देता है और कहता है कि चलो फाइनली मेरा जो ब्लड सेक्रीफाइस है वो कंप्लीट हो चुका है और जो घोस्ट किंग है वो अब जाग चुका है और इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा आर्टिफैक्ट है और यहाँ से अब तुम बिल्कुल भी निकल नहीं पाओगी। भागते हुए उस रेड कलर के पॉइंट के ऊपर चल जाता है और कहने लगता है ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर मैं बस एक एल्डर ही बचा हुआ हूँ। आगे वो कहता है तुम्हारे इस सर्वेंट की बात सुनो लॉर्ड घोस्ट किंग। आगे एंसेस्टर कहता है कि
जैसा कि मैंने सोचा था, तो ये सैक्रिफाइस किसी भी शांति अमन के लिए नहीं है, ये बस घोस्ट किंग को जगाने के लिए था। अभी सीन शुरू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उस ब्लड रिवर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बबल्स निकलने लगते हैं और जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं उनके अंदर से उनका जो सोल होता है वो उस ब्लड रिवर के अंदर जा रहा होता है और ब्लड रिवर के अंदर जाके उस सील के ऊपर पड़ता है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे किसने जगाया। और जैसे ही वो नीले कपड़े वाला बंदा ये आवाज़ सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड घोस्ट किंग फाइनली जाग चुके हैं। और तभी सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है उस ब्लड रिवर के अंदर से एक हाथ निकलने लगता है और धीरे धीरे वो अपनी पूरी बॉडी को बाहर निकाल देता है। वो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है और वो एंसेक्ट्रियन और लुओ के सामने होता है। उसे देख के एंसेक्ट्रियन कहता है सरप्राइजिंगली ये तो अपने ह्यूमन फॉर्म में आया है। वो आगे देखते हैं कि इसका फाइट कैसा होता है और इसे लुओ और उसका लिटिल ब्रदर रोक पाता है या नहीं। तो गाइस चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं कमेंट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम गाइस, सब लोगों को स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो जो घोस्ट किंग होता है वो जैसे ही बाहर निकलता है और कहता है कि मुझे किसने जगाया, तुमने मुझे जगाया है। वो उस ब्लू कपड़े वाले आदमी से कह रहा होता है और वो ब्लू कपड़े वाला आदमी कहता है माय लॉर्ड, हाँ मैंने ही आपको जगाया है, आपके इस छोटे से सर्वेंट ने। और जैसे ये बात घोस्ट किंग सुनता है वो हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। और हंसने लगता है और कहता है कि अंत तक तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। आगे घोस्ट किंग उस बंदे से कहता है कि मैं हज़ारों सालों से यहाँ सो रहा था और इतने सालों तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और मेरे अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो चुकी है। तुम्हारा पावर भले ही उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम जिन आदमियों को पूल में गिरा रहे थे उनसे तो तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और उस बंदे की तरफ अटैक कर देता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हूँ। और वो बंदा बहुत ही डर जाता है और कहता है कि नहीं ऐसा मत करिए। लेकिन तब तक वो घोस्ट किंग उसे उठाता है और कच्चा निकल जाता है और उसे निकलने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा हिचकियाँ आ रही होती है। और जैसे ही लुआ इसे देखती है वो कहती है एंसेक्टर देखिए, उस घोस्ट किंग ने उसे खा लिया है। आगे एंसेक्टर कहने लगता है मैं केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। और जैसे ही लुआ ये बात सुनती है वो एंसेक्टर कहती है नहीं मैं नहीं मरूंगी। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है उस घोस्ट किंग का। वो कहता है कि इन सब छोटी मोटी चीज़ों से मैं बोर हो चुका हूँ, चलो अब डिनर करते हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की स्पिरिट को अपने अंदर खींचने लगता है। और वो कहता है कि यहाँ से अभी कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। और वहाँ पर जो भी लोग होते हैं सबके अंदर से वो स्पिरिट खींच लेता है। में से ऐसा कोई नहीं है जो आज यहाँ से भाग पाएगा। और तभी सीन शुरू होता है लुओ के ऊपर। वो अपने ओरे के साथ उस घोस्ट किंग पे अटैक करने चले जाती है और वो कहती है तुम बूढ़ा डीमन साले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिटिल ब्रदर को खाने की। और लुओ का एक सरप्राइज अटैक होता है जिससे वो घोस्ट किंग भी हैरान हो जाता है। और तभी सीन शुरू होता है एंसेक्ट्रियन के ऊपर जो कह रहा होता है लुओ के लिटिल ब्रदर से कि ये लड़की कब से इतनी बहादुर हो गई है और इसके अंदर तो इतनी हिम्मत आ चुकी है कि ये अकेले ही उस घोस्ट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले गई है। और जैसे ये बात उसका लिटिल ब्रदर सुनता है वो कहता है एंसेक्टर आप प्लीज मेरी सिस्टर को बचाइए, वो ऐसे ही कैसे उस मॉन्स्टर के ऊपर रश कर सकती है। अगेन सेक्रेटन कहने लगता है कि चिंता मत करो, लुओ पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और देखो अब वो घोस्ट किंग के साथ अकेले ही फाइट करने के लिए चले गई है। कुछ दिनों में ही ये छोटी सी लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। लेकिन इससे लुओ के लिटिल ब्रदर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है सीनियर देखिए अब मेरी सीनियर सिस्टर भी उस मॉन्स्टर के द्वारा खा ली जाएगी। और ये बात सुन के एंसेक्ट्रियन कहने लगता है तुम अपनी सीनियर सिस्टर को बचाना चाहते हो। और वो कहता है हाँ मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखा जाता है उस मॉन्स्टर के ऊपर उसने अपना अटैक लुओ के ऊपर कर दिया होता है और लुओ जाके एक पहाड़ से टकराती है और उसके बाद वो मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। लेकिन लुओ भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। मॉन्स्टर कहता है कि तुम जैसे छोटी सी बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर अटैक करने की। उसके बाद वो मॉन्स्टर कहने लगता है कि तुम छोटी सी बास्टर्ड, तुम तो एक बाल्टी में पड़ी छोटी सी तिल्ली के बराबर हो, इसलिए मैंने तुम्हें खाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद लुओ कहने लगती है क्या एक छोटी सी स्टिक, मैं एक छोटी सी स्टिक नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी फैमिली होगी पूरी की पूरी स्टिक। उसके बाद उस मॉन्स्टर की नज़र लुओ की स्वॉर्ड पे पड़ जाती है। वो कहता है कि हाँ सचमुच तुम एक स्टिक से तो बढ़िया ही हो। आगे वो हंसने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस मोटर वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा रेयर है। और उसका निशाना उसकी स्वॉर्ड की तरफ होता है और वो उसे छीनने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इसे चुपचाप मुझे दे दो, अब से ये मेरा है। आगे लुओ कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा हरामी मॉन्स्टर हो। और जैसे ही वो मॉन्स्टर अपनी पावर से उस तलवार को खींचने लगता है, ऊपर उसकी जो म्यान होता है जिसे एंसेक्ट्रियन ने सील किया होता है वो खुल जाता है
और उस तलवार के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकलता है और उसे देख के वो मॉन्स्टर कहता है ये तो सचमुच एक आर्टिफैक्ट है और इसके अंदर एक ड्रैगन की सोल कैद है। आज तो भगवान भी मेरे साइड में है और जैसे मैं इस गोल्डन ड्रैगन को खाऊंगा मैं अपने हेवनली रेल्म में पहुंच जाऊंगा। नहीं, मैं तो लाइफ एंड डेथ रेल्म में भी पहुंच सकता हूं जैसे मैं इसे खाऊंगा। और वो अपनी पावर से उस ड्रैगन को सील कर देता है और उसे देख के लुओ कहती है अब सब खत्म हो चुका है, मेरा जो गोल्डन ड्रैगन था उसे इस मॉन्स्टर ने फंसा लिया है। इंसेक्टर प्लीज मुझे बचाइए। और उसके बाद वो मॉन्स्टर कहने लगता है छोटी बच्ची इस चीज के लिए मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। सबसे पहले मैं इस गोल्डन ड्रैगन को खा लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें भी खाऊंगा। और ये सब बात सुन के लुओ को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। कहता है कि मेरी स्वॉर्ड इंसेक्टर प्लीज मेरी मदद करिए। और तभी हमें एक ब्लू लाइट को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही वो उस ब्लू लाइट को देखती है वो कहती है इंसेक्टर क्या गलत हो रहा है, ये तो मेरा लिटिल ब्रदर है। और हमें दिखाया जाता है उसका जो लिटिल ब्रदर होता है उसके आसपास बहुत ज्यादा ओरा होता है और वो कहता है कि सिस्टर तुम मत डरो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो गाइस इस चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वेलकम गाइस, आप लोगों को स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो चैप्टर 7 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो लुओ को लिटिल ब्रदर होता है वो उस घोस्ट किंग की तरफ अटैक करने के लिए चले जाता है। और जो घोस्ट किंग होता है वो कहता है अरे इतने सारे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं आज मुझसे लड़ाई करने के लिए। जो लुओ का लिटिल ब्रदर होता है वो उस घोस्ट किंग की तरफ अटैक करने का चल जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमसे ये ट्रेजर चुरा सको, ये ट्रेजर हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के पैट्रियार्च का है। चलो अब देखो मैं तुम्हें इस दुनिया से कैसे साफ करता हूँ। और जो घोस्ट किंग होता है वो कहने लगता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये ट्रेजर तुम्हारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का हो। तुम्हारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट बहुत सालों पहले बहुत पावरफुल था, लेकिन अब तुम्हारा जो पैट्रियार्च है वो एक लड़की बन चुकी है। तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करो कि तुम मुझसे जीत सकोगे। और अब डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का कोई भी सक्सेसर नहीं बचने वाला है। और आगे वो गुस्से से उस पे अटैक का पावर बढ़ाने लगता है और कहता है कि तुम बास्टर्ड मरो। और जैसे ही घोस्ट किंग उसको देखता है वो कहता है अरे एक और ट्रेजर, अरे बच्चे आज तुम मुझे बहुत ही अच्छे ट्रेजर ऑफर कर रहे हो, लगता है तुम भी सेलिब्रेट कर रहे हो कि इस घोस्ट किंग का आज जन्म हुआ है। ये घोस्ट किंग हमारे साथ बिल्कुल पोलाइट बर्ताव करेगा। और बहुत ज्यादा पावर से लुओ के छोटे ब्रदर के ऊपर अटैक कर देता है और बहुत सारा ग्रीन कलर का फॉग हो जाता है। और जो लुओ का छोटा भाई होता है वो कहने लगता है अरे ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है इस घोस्ट किंग का। और फिर उस फोक के अंदर से अचानक घोस्ट किंग लुओ के छोटे भाई के ऊपर अटैक कर देता है और लुओ का छोटा भाई जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो घोस्ट किंग फिर से उस पर अटैक कर देता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। और तभी एक आवाज़ आती है दो बेकार से बच्चे। और जैसे वो ऊपर देखता है उसका एक हाथ उसकी तरफ आ रहा था। वो कहता है क्या फिर से लुओ होती है? वो कहती है जूनियर ब्रदर अपना ध्यान रखना। और तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है डिसेपल तुम बिल्कुल भी पैनिक मत करो, सबसे पहले जाओ और तुम्हारा जो ड्रैगन सोल है उससे जाके बचाओ और उससे तुम अपने छोटे भाई को बचा सकते हो। और लुओ कहती है इंसेक्टर। और तभी सीन शुरू हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उस घोस्ट किंग को। वो कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घोस्ट किंग के साथ लड़ाई करने के लिए। और वो अपने पंजों से लुओ के छोटे भाई को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम मरो। और जैसे ही वो अपने पंजे को दबा के खोलने लगता है और वो देखता है अरे यहाँ पर वो है ही नहीं। और तभी हमें दिखा जाता है लुओ होती है वो उसे बचाकर बाहर निकाल लेती है। और लुओ का भाई कहता है सिस्टर ये तो आप हो। और जो लुओ होती है वो कहती है तुम बात मत करो, यहाँ लड़ाई चल रहा है और तुम बात कैसे कर सकते हो। और जो घोस्ट किंग होता है वो कहता है कि हमारे रिल में हमारे घोस्ट किंग के रिल में मेरे जैसे हजारों है। और जैसे ही वो लोग ये बात सुनते हैं लुओ का छोटा भाई कहने लगता है क्या और एक घोस्ट किंग। और तभी हमें दिखा जाता है वहाँ पर एक और घोस्ट किंग आने लगता है या फिर ये उसी का कॉपी हो सकता है। और वो दोनों कहते हैं यहाँ से बच निकलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। और तभी हमें दिखा जाता है लुओ अपने ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है और तभी घोस्ट किंग की नजर लुओ पर पड़ जाती है और वो अपने अटैक से लुओ को मारने लगता है। लेकिन तब तक लुओ अपने गोल्डन ड्रैगन की तरफ पहुंच जाती है और वो कहती है चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ द गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड की असली पावर। वो अपने पूरे पावर से उस घोस्ट किंग की तरफ अटैक कर देती है और उसके स्वॉर्ड से एक गोल्डन कलर का ड्रैगन निकलता है जो उस घोस्ट किंग की तरफ बढ़ने लगता है। और वो घोस्ट किंग कहता है क्या बस इतना ही, तुम इस पावर से मुझे रोकना चाहते हो। और जो लुओ का पावर होता है वो बहुत कमजोर होने लगता है और वो कहती है अरे नहीं ये नहीं हो सकता। और जो उसका छोटा ब्रदर होता है वो कहने लगता है सिस्टर ध्यान से। और तभी हमें दिखाया जाता है एक ब्लू कलर का लाइट उस घोस्ट किंग के बॉल के ऊपर पड़ जाता है और लुओ बच जाती है। और वो घोस्ट किंग कहने लगता है कि ये किसने किया, यहाँ पर कौन है। और तभी हमें दिखाया जाता है किसी के पैरों का सीन। असलियत में ये होता है अपना इंसेक्टर यान। और वो कहता है
मैंने अपने डिसाइपल्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है और तुम ऐसा कैसे इन्हें मार सकते हो। और लुओ आराम से ज़मीन पर आ जाती है और वो तभी कहने लगती है इंसेक्टर, और तभी उसका इंसेक्टर आ जाता है और कहने लगता है ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, जो घोस्ट किंग था वो तुमसे कुछ रेल्म ऊपर था, तो तुमने उसके साथ बिल्कुल अच्छी फाइट लड़ी है। और उसके बाद घोस्ट किंग को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है ये बंदा है कौन, इसने मेरी घोस्ट एनर्जी को सिर्फ अपने छोटे से ही अटैक से रोक दिया, ये बहुत बुरा है, मुझे लगता है ये बहुत ही पावरफुल बंदा है और मैं इसका बिल्कुल भी रेल्म नहीं देख पा रहा हूँ, सचमुच एक एक्सपर्ट है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। और वो वहाँ से भागने लगता है और जो लुओ का ब्रदर होता है वो कहता है इंसेक्टर देखो वो भाग रहा है, लेकिन इंसेक्टर बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। आगे वो कहने लगता है कि इस इंसेक्टर के सामने कोई भी भाग नहीं सकता और अपने पास से एक स्पिरिचुअल हैंड बना के उस घोस्ट किंग को एक बार में ही मार देता है। और वो घोस्ट किंग मरते मरते कहता है मेरे लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा अभी जन्म हुआ है और मैंने आपको ऑफेंड कर दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और जो इंसेक्टरियन होता है वो कहता है नहीं। उसको इंसेक्टरियन कहता है ओरिजिनली तुम्हारा जो जन्म हुआ है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे जन्म के लिए जब सैक्रिफाइस दिया जा रहा था तो हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का एक डिसेपल उसके लिए सैक्रिफाइस दिया गया, इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 बार मारूंगा। और जो घोस्ट किंग होता है वो बिल्कुल ही वहां पर वेपराइज हो जाता है। और जो लुओ होती है वो कहती है क्या वो खत्म हो गया, इंसेक्टर के बस एक ही पावरफुल अटैक के साथ इतना बड़ा घोस्ट किंग कैसे मर सकता है। और जो लुओ का भाई होता है वो कहता है थैंक यू इंसेक्टर, आपने मुझे जो ट्रेजर दिया। उसके बाद इंसेक्टर बोलने लगता है तुम एक नेचुरल टैलेंट हो, मैंने तुम्हें जो ट्रेजर दिया है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। और उसके बाद लुओ कहने लगती है क्या आपने इसे ट्रेजर दिया है, ओ आपने इसे ट्रेजर दिया है, इसलिए ये घोस्ट किंग के साथ ऐसे ही लड़ने के लिए चले गया और ये अब पूरी तरीके से हील हो चुका है, इससे पहले जितने भी चोट लगी थी उससे। और जो लुओ का छोटा भाई होता है वो कहने लगता है हाँ इंसेक्टरियन ने मुझे ब्लड एंसेस्ट्रल पॉन्ड में नहाने के लिए भेजा था और जिससे मेरे अंदर की जितनी भी गंदगी थी वो निकल गई और मैं अब अपने 4th लेवल ऑफ गॉड शेपिंग रेल्म में पहुंच चुका हूँ। ऐसे लुओ सुनती है क्या 4th लेवल ऑफ गॉड शेपिंग रेल्म, मैं तो सिर्फ 10th लेवल ही पहुंची थी यूनहाई रेल्म की और मेरा आगे ब्रेक थ्रू बिल्कुल भी नहीं हो पाया और तुम कैसे गॉड शेपिंग रेल्म में पहुंच सकते हो। लुओ को भाई कहता है सिर्फ वही नहीं, इंसेक्टर ने मुझे एक रोयल लेवल का कवच दिया और एक एम्परर लेवल का स्वॉर्ड दिया जिसका नाम है हैंग्यून प्रोमिस स्वॉर्ड। जो लुओ होती है वो कहने लगती है मेरे जो स्वॉर्ड का लेवल है वो तुमसे बहुत ही ज्यादा ऊपर है। और जो लुओ का ब्रदर होता है वो कहने लगता है सिस्टर आप पैट्रियार्च है, हमारे डिवाइन ड्रैगन से बिल्कुल भी हार नहीं सकते, तो इसीलिए इंसेक्टर ने आपको बहुत हाई रैंक का स्वॉर्ड दिया और इंसेक्टर ने मुझे स्वॉर्ड दिया है, मैं उसके 10,000वें हिस्से में से सिर्फ एक ही यूज कर पा रहा हूँ। तो देखो गाइज मैं बहुत बोर हो चुका हूँ इसका लुओ का ब्रदर बोल के, तो इसका नाम है जून, आज से हम इसे जून ही बोलेंगे। इंसेक्टरियन कहता है जून नेचुरली तुम एक गुड टैलेंट हो और तुम अपने गॉड शेपिंग रेल्म के 4th लेवल तक भी पहुंच गए हो और तुम्हारे अंदर से जितने भी गंदगी है वो सब निकल चुकी है। और लुओली तुम्हें अब मेहनत करने की और ज़रूरत पड़ेगी। और जो लुओली थी मैंने उसे जब एक पावरफुल स्वॉर्ड दिया तो वो उसके थोड़े से भी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मैंने जून को जब स्वॉर्ड दी पहले ही मैंने उसकी पावर्स को सील कर दिया था। उसके बाद इंसेक्टर कहने लगता है कि तुम्हारा जो रेल्म है उसके आधार पर तुम्हारा जो स्वॉर्ड का पावर है वो बढ़ते जाएगा। और जो जून होता है वो कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ। और उसके बाद वो लुओ से कहता है कि हमने जून को तो खोज लिया लेकिन तुम्हारी जो बड़ी बहन है उसे खोजना बाकी है। और उसके बाद जून बताने लगता है जो हमारी बड़ी बहन है वो आज से हम इसका जो बड़ी बहन है उसे सू कहेंगे। उसके बाद जून कहने लगता है हमारी जो बड़ी बहन है शू, सबसे पहले दुश्मनों ने जब हम पे हमला किया था तो उसी ने हमें बचाया था और मैंने उन्हें बहुत पहले से नहीं देखा है, लेकिन कोई हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को टारगेट कर रहा है। उसके बाद इंसेक्टरियन कहने लगता है जून क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा। आगे जून बताने लगता है जब मुझे अरेस्ट किया गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा दूर भेज दिया गया और मैंने वहाँ छानबीन की और मुझे पता चला कि इन सब के पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है। आगे जून कहता है जब मैं यहाँ आया था उससे पहले मैं एक बंदे से मिला था ब्लड क्लॉट डोर के पास। उसके बाद इंसेक्टरियन कहता है वो कौन आदमी है। और जो जून होता है वो कहने लगता है वो आदमी पूरे समय अपने ऊपर एक कपड़ा ओढ़े था लेकिन मैंने उसका लोगो देख लिया, वो इजुमो स्वॉर्ड सेक्ट का था। उसके बाद इंसेक्टरियन गुस्सा होते हुए कहता है क्या इजुमो स्वॉर्ड सेक्ट। उसके बाद लुओ बताने लगती है जो इजुमो स्वॉर्ड सेक्ट है वन ऑफ द 10th मेजर फोर्सेस है इस गायू डायनेस्टी का और वो जुमो माउंटेन के वेस्ट में है और लगभग यहाँ से हज़ारों माइल्स दूर है। उसके बाद इंसेक्टरियन कहता है चलो अब हमें पता चल चुका है कि हमें जाना कहाँ पर है और हम जाके अपना जो भी सेटलमेंट है
उस जूमो सोर्ड सेट के साथ उसे पूरा करेंगे और वो अपने पास से एक बीस्ट निकालने लगता है। उसे देख के लुओ और जुन कहने लगते हैं, इंसेक्टर ये तो एक गॉड लेवल का डिमोनिक बीस्ट है। और जैसे ही वो बीस्ट बाहर निकलता है वो कहता है, मास्टर हमें जाना कहाँ है। और जैसे ही लुओ और जुन ये बात सुनते हैं वो कहते हैं, मास्टर ये कैसे हो सकता है, ये डिमोनिक बीस्ट आखिर बोल कैसे सकता है। और उनके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और जो डिमोनिक बीस्ट होता है वो कहने लगता है, बच्चे मुझे लगता है तुमने अभी इस दुनिया को पूरी तरीके से देखा नहीं है। और उसके बाद इंसेक्टर कहने लगता है अपने डिमोनिक बीस्ट से, तुम बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं दिख रहे हो, तो चलो तुम अब एक आम से घोड़े में आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है वो जो डिमोनिक बीस्ट होता है वो अपने ऊपर से जितने भी गोल्ड प्लेट के सिंग्स और उसका आर्मर होता है उसे गायब कर देता है और एक ब्लैक कलर के हॉर्स में बदल जाता है। उसके बाद वो डिमोनिक बीस्ट अपने मास्टर से कहने लगता है, मास्टर मैं तो बस खेल रहा था, मैंने अपने ऊपर कवच और सिंग इसलिए लाया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे सिर के ऊपर बैठ के राइड करे, और मैं एक हॉर्स से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज हूँ। और जैसे ही लुओ और जुन ये बात सुनते हैं वो कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम बिल्कुल गलत थे। बाद वो डिमोनिक बीस्ट बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगता है और आगे इंसेक्टर कहने लगता है, चलो ठीक है अब जल्दी करो, हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के लीडर की बड़ी बहन है वो अभी तक नहीं मिली। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखा जाता है उसी रेड कलर के पॉन्ड को। वहाँ पर दो आदमी खड़े होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है उन दो बंदे को। वैसे लाल कलर वाला बंदा कह रहा होता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर घोस्ट किंग का जन्म हुआ था। और दूसरा बंदा कहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज हुआ है। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है, घोस्ट किंग का जन्म तो हुआ था और उसने ही ये सब किया है। ब्लैक बालों वाला बंदा कहता है, हमारा जो ब्लड क्लॉक डोर है उसका एक सीक्रेट टेक्निक है और उससे हम किसी भी घोस्ट किंग को अपना गुलाम बना सकते हैं, लेकिन किसी और आदमी ने कर दिया। तभी लाल बालों वाला कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या किसी ने घोस्ट किंग और हमारा जो ब्लड क्लॉथ के आदमी है उन्हें मार दिया है। और जो काले बालों वाला बंदा होता है वो कहने लगता है, हाँ लेकिन ऐसा कौन बंदा हो सकता है इस गिव डायनेस्टी में जिसके पास इतना पावरफुल पावर है। चलो हम अपने सेक्ट मास्टर को बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। तो गाइस इस चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लुओ, जुन और इंसेक्टर कहीं पर जा रहे होते हैं और हमें घोड़ा गाड़ी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ कह रही होती है, इंसेक्टर आपका क्या मतलब है, क्या हमें कुछ डिसेबल को एडमिशन देना पड़ेगा। उसके बाद उसका इंसेक्टर कहने लगता है, नहीं अभी बिल्कुल समय नहीं आया है क्योंकि हमारे सेट का जो रिसोर्स है वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है किसी भी डिसेबल वगैरह को रिक्रूट करने के लिए। हमारा जो कल्टिवेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है। ऐसा कौन बंदा होगा जो एक सेक्ट में आना चाहेगा, इसका पेट्रियाच अभी गॉड शेपिंग ग्रिल में भी नहीं है। उसके बाद लुओ कहने लगती है अपने इंसेक्टर से, इंसेक्टर आप ये कहना चाहते हैं जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का भविष्य है वो सिर्फ मुझ पे ही निर्भर है। अभी हमें मिले कुछ ही दिन तो हुए हैं और हमने उस घोस्ट किंग को भी मार दिया। उसके बाद उसका इंसेक्टर कहने लगता है, अभी तो तुमने बस स्टार्ट किया है, तुम्हें अच्छे रिसोर्स मिलेंगे जिससे तुम अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो और एक दिन हमारा जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है वो पहले की तरह बड़ा हो जाएगा। और बाहर से सब जुन भी सुन रहा होता है और तभी अंदर से लुओ कहती है अपने इंसेक्टर को, इंसेक्टर आपका क्या कहना है, अगर हम किसी से भी लड़ाई करेंगे तो उसके रिसोर्सेज को अपना लेंगे। और उसके बाद जुन भी अंदर आ जाता है और अंदर आके अपनी सीनियर सिस्टर यानी लुओ से कहने लगता है, सीनियर सिस्टर क्या जो हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है वो दूसरों को लूटेगा और उनके रिसोर्स को अपना लेगा। ये बात सुन के लुओ गुस्सा हो जाती है और उसके सर पे एक चाटा मार के कहती है, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो सिर्फ ताकतवर से ही चलता है और इसमें वीक लोगों का कुछ भी काम नहीं है। और पहले बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के खजाने और मेरे वेपन्स पर नजर रखते हैं। उसके बाद लुओ कहने लगती है, इंसेक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का डेवलपमेंट है उसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्स चाहिए और मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकती। कि मतलब इंसेक्टर जो कह रहे थे और तुमने कुछ अलग ही उसका मीनिंग समझ लिया। उसके बाद जुन भी समझ जाता है और कहने लगता है अपनी सिस्टर से, सिस्टर मुझे अब सब कुछ पता लग गया है, रास्ते में जो भी मिलेगा हम उसे जला देंगे और मार देंगे और उसका जो भी लूट है उसे रख लेंगे, ये कोई ईविल तरीका तो नहीं है। ये बात सुन के लुओ और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम लोग किसी को भी लूटेंगे और उसे जला देंगे कहने की। उसके बाद लुओ जुन से गुस्से में कहती है, तुम कोई भी हिस्ट्री उठा कर देख लो किसी भी डायनेस्टी की, और जो हमारा कैंगनान कॉन्टिनेंट है उसकी भी तुम हिस्ट्री देख सकते हो। जब भी कोई हारता है तो दूसरे की जितने भी ज़मीन और शहर होता है वो जीतने वाले के नाम हो जाता है। आगे वो कहती है, इंसेक्टर अभी ट्रू कोर्टल में पहुंच चुके हैं और वो अब ज़्यादा दिन इस कैंगनान कॉन्टिनेंट में नहीं रहना चाहेंगे।
और अब ये सब मेरे और तुम्हारे ऊपर है कि हमें अपने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का झंडा फिर से फैलाना होगा। और हमेशा हम एंसेक्टर के ऊपर ही तो डिपेंड नहीं कर सकते, हमें खुद से भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद जून एंसेक्टर से पूछने लगता है, एंसेक्टर क्या लुगो सच में सही कह रही है? उसके बाद एंसेक्टर रिप्लाई करता है कि मैंने लिटिल लुगो से बस इतना ही कहा था कि उसे अपने कल्टीवेशन और अपने सेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो इस सेक्ट की पैट्रियार्च है और तुम्हारा जो सेक्ट है वो अपने पैट्रियार्च के ऊपर ही डिपेंड करेगा। उसके बाद एंसेक्टर 2 यूनिवर्सल बैग देते हैं और कहते हैं, ये लो, ये गोल्ड लेवल का यूनिवर्सल बैग है जिसे मैंने कंसील्ड किया है। के अंदर का जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम इसे ज़्यादातर भरने की कोशिश करो मटेरियल और रिसोर्स के साथ। और जैसे ही लुगो उस यूनिवर्सल बैग को पकड़ती है वो उसके अंदर चल जाती है और वो कहती है, होली शिट, ये सचमुच बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या हम इसे भर भी पाएंगे? उसके बाद एंसेक्टर कहने लगता है कि जो कल्टीवेशन का रास्ता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, तो तुम्हें हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा। और हमारा जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है वो भविष्य में सिर्फ इस कैंगनान कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं रहेगा। उसके बाद लुगो कहती है, एंसेक्टर आपका क्या मतलब है, क्या यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स वगैरह भी है? आगे एंसेक्टर बताने लगता है, जो हमारा कैंगनान कॉन्टिनेंट है वो तो बस एक मूंगफली के दाने के बराबर है इस दुनिया के सामने। आगे लोग खुश होते हुए कहती है, अगर हमने इस दुनिया को कॉन्करर कर दिया तो फ्यूचर में मैं एक सुपर लार्ज सेक्ट की पैट्रियार्च बनूंगी। इसके बाद एंसेक्टर उसे टप्पी मारते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही हो? सबसे पहले तुम इटर्नल रेल्म में पहुंच जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा गॉड शेपिंग रेल्म में, जब तक हम इजोमो स्वॉर्ड सेक्ट में नहीं पहुंच जाते। और लोगो भी कहती है, ठीक है एंसेक्टर में समझ गई। के बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है इजोमो स्वॉर्ड सेक्ट और वहाँ पर एक बंदा आता है और पीछे से कहता है, रिपोर्ट। हमें दिखा जाता है वो जिस बंदे को रिपोर्ट कर रहा होता है उसका नाम होता है क्युंगशान, वो इजोमो स्वॉर्ड सेक्ट का पैट्रियार्च होता है। और पीछे से वो बंदा कहता है, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का पैट्रियार्च है, वो हमारे माउंटेन गेट के बाहर तक पहुंच गए हैं। और जो इजोमो स्वॉर्ड सेक्ट का पैट्रियार्च होता है वो कहता है, क्या डिवाइन ड्रैगन सेक्ट? मैंने इस सेक्ट के बारे में पहले क्यों नहीं सुना? मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ मदद वगैरह मांगने के लिए आए होंगे, जाके उनसे कहो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो बंदा अपने पैट्रियार्च से कहता है, लेकिन मास्टर, में से 2 बंदे हैं, वो टीनेजर है और वो इतने कम एज में गॉड शेपिंग रेल में है। ये सुन के उनका पैट्रियार्च बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुमने ठीक से देखा है ना उन्हें? उसका तो बंदा कहने लगता है, मैंने ठीक से देखा है उन्हें, और उनके जो कपड़े हैं उनमें भी इमोर्टल मैजिक है। और उसका जो पैट्रियार्च होता है वो कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे उनके पास ले चलो, मैं देखता हूँ उन्हें। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है इजोमो स्वॉर्ड सेक्ट के बाहर का सीन। उसके बाद लुगो और उसका ब्रदर जुन आ जाता है और उसके बाद लुगो कहने लगती है, जूनियर ब्रदर, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो ना कि अगर इस बार हम मुसीबत में पड़े तो हमारे एंसेक्टर हम दोनों को बचा ही लेंगे? और हमें दिखाया जाता है जो लुगो होती है वो ब्रेक थ्रू कर लेती है गॉड शेपिंग रेल में। उसके बाद जून कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? आप डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की पैट्रियार्च हो, आपको अपने फैसले खुद ही करना चाहिए। और अंदर ही अंदर जून सोच रहा होता है कि इन साले बस्टर्ड को मैं मार दूंगा और इनका जितना भी रिसोर्स है उन्हें खुद ही रख लूंगा। और बहुत खुश हो रहा होता है अंदर ही अंदर। तो लुगो कहती है, अरे इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। जून देखता है और कहता है लुगो से, देखो वो लोग आ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है इजोमो स्वॉर्ड सेक्ट का पैट्रियार्च आ जाता है और कहने लगता है उन दोनों से, मैं इजोमो स्वॉर्ड सेक्ट का पैट्रियार्च हूँ और मेरा नाम ली क्विंशान है, और तुम दोनों कहाँ से आए हो? उसके बाद लुगो जवाब देती है और कहती है, मेरा नाम लुगो है, मैं 298 पैट्रियार्च हूँ डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की, और ये मेरा ब्रदर है जिसका नाम है जून। और उन दोनों को देख के जो क्विंशान होता है इजोमो स्वॉर्ड सेक्ट का पैट्रियार्च, वो सोचने लगता है, ये जो लड़की है वो सच में बहुत ज़्यादा छोटी है और इतनी कम एज में गॉड शेपिंग रेल में पहुंच गई है। और इसका जो ब्रदर है वो तो 4th लेवल ऑफ गॉड शेपिंग रेल में पहुंच चुका है। इस गुये डायनेस्टी में मुझे नहीं लगता है कि इसके समान कोई जीनियस होगा भी। उसके बाद वो पीछे घोड़ा गाड़ी को देखता है और कहता है, मुझे लगता है उसके अंदर इनका कोई एल्डर बैठा हुआ होगा, लेकिन मैं अपने डिवाइन सेंस से बिल्कुल भी पता नहीं कर पा रहा हूँ कि उसके अंदर कौन है। आगे वो कहता है लुगो से कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हें मेरे इजोमो स्वॉर्ड सेक्ट से क्या चाहिए। आगे लुगो गुस्से में कहती है कि 1 महीने पहले मेरा जो ब्रदर है उसे तुम्हारे सेक्ट वालों ने पकड़ के 10,000 गोस्ट रेज पर ले गए थे सेक्रीफाइस देने के लिए। घोड़ा गाड़ी के अंदर से एंसेक्टर ये सब बात सुन रहा था लुगो की और कहता है, लुगो तुम अपने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की पैट्रियार्च हो, तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, चलो लगे रहो, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। उसके बाद क्विंशान कहने लगता है, लुगो ली, तुम्हें लगता है कोई गलत फहमी हो चुकी है, तुम्हारा जो ये ब्रदर है वो 4th लेवल ऑफ गॉड शेपिंग रेल में है और इसका जो बॉडी है वो बहुत ही सारे ट्रेजर्स और स्वॉर्ड से कवर है। कि हमारी स्वॉर्ड सेक्ट की क्या औकात है कि हम इसे पकड़ के उस जगह पर भेज सकें। उसके बाद जून कहने लगता है, चलो ठीक है,
मुझे अब अंदर जाने दो और मैं खुद ही क्लूज वगैरह खोज लूँगा कि तुमने मेरे साथ ये सब किया था। अंदर ही अंदर क्विंशन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है ये उस एल्डर ने किया है। वो बहुत ही बड़े फैक्शन से आता है और वो ग्रेट स्कूल ऑफ इमोर्टल का भी एक डिसेबल है। हम उसे बिल्कुल भी ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकते। उसके बाद वो लुओ से कहने लगता है, ये ज़रूर एक गलतफहमी होगी। अगर तुम्हें अभी भी कोई शक है तो तुम दोनों अंदर जा सकते हो और हमारे जितने भी एल्डर्स वगैरह है उन्हें जाके चेक कर सकते हो। और तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है, बास्टर्ड, और उनके सामने एक लाइटनिंग गिरती है। उस लाइटनिंग से एक आदमी निकलता है जो कहने लगता है, तुम बच्चे कहाँ से आए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे इजुमो सोर्स सेक्ट में आके गड़बड़ी करो। और पीछे से क्विंशन कहता है, सुप्रीम एल्डर मैं आपको ग्रीटिंग्स देता हूँ। और उसके कई सारे बंदे वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद सेक्ट लीडर परेशान होता है, कहता है, क्या यहाँ पर और एल्डर क्या कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम एल्डर कहता है, क्विंशन तुम इस सेक्ट के पैट्रियार्च हो, तुम्हारे मुंह पे आके कोई थूक रहा है और तुम फिर भी स्माइल कर रहे हो। ये बात सुन के क्विंशन डर जाता है और कहता है, सुप्रीम एल्डर नहीं, मैं तो बस। उसके बाद सुप्रीम एल्डर अचानक से बोल देता है, तुम सभी क्या देख रहे हो, इन दोनों को मार दो। तो गाइस इस था वीडियो खत्म। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एंसेक्टर यान को, जो कह रहा होता है, मुझे लगता है ये सब काम सुप्रीम एल्डर ने करवाया है और जो सेक्ट लीडर है वो मासूम है और उसने कुछ नहीं किया। ओह, तो वो 8 लेवल ऑफ गॉड शेपिंग रियल में है। मुझे लगता है लुओ और जुन मस्त प्रैक्टिस करेंगे उन लोगों के साथ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लुओ और जुन को, जिनको कई एल्डर्स ने घेर लिया होता है। और जो लुओ होती है वो अपने ब्रदर से कहती है, ब्रदर ध्यान से देखो, क्या ये वो लोग थे। और जो उसका ब्रदर होता है वो कहता है, हाँ मुझे इनकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये सारे वही लोग थे जिन्होंने मुझे पकड़ा था। और उसके बाद वो इजुमो सोर्स सेट के एल्डर्स उन दोनों पे अटैक कर देते हैं और कहने लगते हैं, बच्चे अब तुम लोग मरोगे। बजुन और लुओ अपनी अपनी टेक्निक्स के साथ उन लोगों पे अटैक कर देते हैं और लुओ अपने पास से उसी ड्रैगन का इस्तेमाल करती है और एक एल्डर पे अटैक कर देती है और वो एल्डर बहुत दूर जाके गिरता है। और सुप्रीम एल्डर ये सब देख कहता है, इन कच्चे एल्डर से कुछ होगा नहीं, लगता है मुझे जाना पड़ेगा। वो एक छोटी सी गुड़िया को भी नहीं रोक सकते। और वो लुओ के ऊपर अटैक करने के लिए चल देता है। जाकर वो लुओ पर अटैक भी कर देता है। जून ये सब देखता है और कहता है, सिस्टर अपना ध्यान रखना। उसके बाद हमें लुओ को दिखाया जाता है जो सुप्रीम एल्डर के उस अटैक को रोक लेती है। उसके बाद सुप्रीम एल्डर कहने लगता है, मैं बहुत हैरान हो गया था कि कैसे तुम जैसी एक लड़की जो अभी अभी गॉड शेपिंग रियल में पहुंची है, उसने पहले से मौजूद गॉड शेपिंग रियल में पहुंचे एक एल्डर को हरा दिया। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे पास एक डिवाइन वेपन है जिसके साथ तुमने एक ही ब्लो में उसे हरा दिया। इसके बाद लुओ कहने लगती है, तुम वेपन को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने उसे हरा दिया। इतने सारे एल्डर्स इस छोटी सी लड़की पे अटैक कर रहे हैं और तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे होती है। तुम्हारा इतना बड़ा क्लैन है और तुम्हारे पास एक ढंग का वेपन भी नहीं है, क्या तुम्हें शर्म भी नहीं आती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमो सोर्स सेक्ट के पैट्रियार्च को, जो सोच रहा होता है, जो हमारे सुप्रीम एल्डर है, वो जैसे यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि इन दोनों को मार दो। आखिर इनका मसला क्या चीज़ है, मतलब इन्हें दुश्मनी वगैरह क्या है, क्या इनके बीच में कोई दुश्मनी है। मुझे लगता है वो लड़की सही कह रही थी कि पहले हमारे इजुमो सोर्स सेक्ट ने उसे ऑफेंड किया है। आगे वो सोचता है कि हमारा जो इजुमो सोर्स सेक्ट है वो टॉप 10 सेक्ट में आता है इस यूए डायनेस्टी का। और एक 17 साल का बच्चा और एक 18 साल की लड़की हमसे लड़ने के लिए कूद पड़े। आखिर उनके पीछे है कौन, क्या उनके पास कोई अच्छा आर्टिफैक्ट है? नहीं, उनके पीछे कोई और ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुप्रीम एल्डर को, जो कह रहा होता है, मैं यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर सकता, चलो जगह बदल के देखते हैं। और वो आसमान की तरफ बढ़ जाता है। तभी लुओ पीछे से कहती है, अरे बुढ़े तुम कहाँ भाग रहे हो, मैं भी तुम्हारे पीछे आती हूँ। और वो लोग आसमान की तरफ बढ़ जाते हैं और पीछे पीछे जो जून होता है वो भी जा रहा होता है आसमान की तरफ। और नीचे जो बचे हुए एल्डर होते हैं वो कहते हैं, अरे ये लोग तो उड़ गए, लेकिन हम लोग क्या करें। और तभी उनको नजर पड़ती है उस घोड़ा गाड़ी पर जिससे लुओ और जुन आए हुए होते हैं। वो कहते हैं, ये वही घोड़ा गाड़ी है जिससे वो लोग आए थे, चलो इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। पीछे जो सेक्ट लीडर होता है वो कहने लगता है, रुको एल्डर्स, नहीं ये मत करो। और अंदर से जो एंसेक्टर होता है वो भी ये बात सुन लेता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ रहते हुए तुम ये सब बात कह सको, और तुम्हें ये पता भी नहीं कि तुम इससे मर सकते हो। उसके बाद वो अपने घोड़े को कहता है, घोड़े उन्हें मुझे परेशान करने मत देना। और जो घोड़ा होता है वो कहने लगता है, ठीक है मास्टर आप चिंता मत करें। और वो अपने दोनों टांगों को उठाकर ज़मीन पे बहुत ज़ोर से मारता है, जिससे आसपास बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो दो एल्डर भी बहुत दूर जाकर गिरते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है
इंसेक्टर अपने हाथ में एक एनर्जी का गोला बनाते हैं और उसे इजुमो सोर्स सेक्ट के ऊपर भेज देते हैं, जिससे पूरा का पूरा इजुमो सोर्स सेक्ट ही तबाह हो जाता है और पूरी तरीके से बर्बादी हो जाती है। और जो पैट्रियार्च होता है इजुमो सोर्स सेक्ट का, वो ये सब देख के बहुत परेशान हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुप्रीम एल्डर को, वो भी देखता है और कहता है ये कैसा धमाका था, ये धमाका तो हमारे सोर्स सेक्ट की तरफ से आ रहा है। और वो अपने सोर्स सेक्ट की तरफ वापस लौट जाता है। और जो लू और जून होते हैं वो कहते हैं अरे बुढ़े तुम कहाँ भाग रहे हो। और सुप्रीम एल्डर अपने इजुमो सोर्स सेक्ट की तरफ बढ़ जाता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद उसकी नज़र अपने पैट्रियार्च पर पड़ती है। वो कहता है क्वीन शैन आखिर क्या हुआ, ये सब कैसे हो सकता है। और जो पैट्रियार्च होता है वो कहता है सब कुछ चले गया, जो हमारे इजुमो सोर्स सेक्ट है सब बर्बाद हो चुका है। सुप्रीम एल्डर की नज़र उस घोड़ा गाड़ी पे पड़ती है और वो कहता है कि मुझे लगता है उस घोड़ा गाड़ी के अंदर ही इनका जो रियल मास्टर है वो छुपा हुआ होगा। वो गुस्से से उस घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे आंखों के सामने मेरे सोर्स सेट को तबाह कर दो, आज ये बूढ़ा तुम्हें भी ले मरेगा। लेकिन जैसे ही वो उस घोड़ा गाड़ी के पास पहुंचता है वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है और पीछे धड़ाम से आके गिरता है और उसके अंदर से इंसेक्टरियन हंस रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुप्रीम एल्डर को, जो कह रहा होता है मेरे इतने पावरफुल वार से उस शील्ड पर एक खरोच तक भी नहीं आई। आगे वो कहता है मुझे लगता है उस घोड़ा गाड़ी के अंदर जो पर्सन है उसका जो रिल्म है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, मुझे लगता है कि मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हे भगवान, क्या आप भी मेरे इस इजुमो सोर्स सेट को तबाह करना चाहते हैं? ठीक है, अब हम सभी लोग साथ में ही मरेंगे। और अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और वो कहता है आज सब मेरे साथ मरोगे और सबका फ्यूनरल होगा। और वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ओरा वहाँ से निकलने लगता है। जो लुओ और जून होते हैं वो कहते हैं उसने अपने आप को ही तबाह कर लिया। और हमें दिखाया जाता है सुप्रीम एल्डर का जो ओरा निकल रहा होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा हाथ बन जाता है और उस हाथ को लुओ देख के कहती है वो ये तो हमारे इंसेक्टर का स्पिरिचुअल हाथ है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो इंसेक्टर होता है वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है और वो कहता है तुम्हारे सब करने की हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़रों के सामने। और वो उस एनर्जी से बने हुए ओरे को तोड़ देता है और उसके अंदर से एक छोटी सी सोल निकलती है और उसे इंसेक्टर अपने पास बुला लेता है। तभी शिनशो ब्रदर हमें दिखाया जाता है लुओ को, जो जुन कह रही होती है लिटिल ब्रदर तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो इंसेक्टर यान है वो इनसे सभी बात उगलवा लेंगे। और जो जून होता है वो कहता है क्या सचमुच। और हमें दिखाया जाता है जो इंसेक्टर यान होता है वो अपना वही सोल अटैक करता है और उसके पास से जितने भी इंफॉर्मेशन वगैरह होता है वो निकाल लेता है। और इसे देख के जुन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो सच में अमेजिंग है। और तभी शिनशो ब्रदर हमें दिखाया जाता है जो इजुमो सोर्स सेट का पैट्रियार्च होता है वो गिरा पड़ा हुआ होता है, वो अभी भी सदमे में है। और तभी इंसेक्टर यान उसके पास आता है। उसके बाद वो पैट्रियार्च कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इंसेक्टर यान उसे टोक देता है और कहने लगता है जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है वहाँ पर एक बंदा है जिसे ओल्ड स्वॉर्ड सेंट कहते हैं। वो पैट्रियार्च भी उसे पहचान जाता है और कहता है हाँ उसका नाम ओल्ड जगरनॉट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लू होती है वो उस पैट्रियार्च के गले पे अपनी तलवार रख देती है और कहती है चुपचाप सही से बताओ जो इंसेक्टर पूछ रहे हैं उन सब के बारे में। उसके बाद इजुमो सोर्स सेक्ट का पैट्रियार्च कहने लगता है जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है वो इस गिवे डायनेस्टी का नंबर 1 सेक्ट है और ये सब उस ओल्ड स्वॉर्ड सेंट की वजह से है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसका कोई भी मैच नहीं है। और वो सेक्ट इस डायनेस्टी का नंबर 1 सेक्ट भी है। वो जो ओल्ड जगरनॉट था वो 100 साल पहले ही रिटायर हो गया, उसने ब्रिज ऑफ गॉड पे अटैक कर दिया था और उसके बाद से वो किसी को भी नहीं दिखा और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चल गया। उसके बाद हमें दिखाया था इंसेक्टर यान को जो सोच रहा होता है जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है वो इन सभी के पीछे है और अभी से नहीं लगभग 100 साल पहले से जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है उसे 50 जनरेशन पहले से ही हंट किया जा रहा है। आगे इंसेक्टर सोचता है जो इजुमो सोर्ड सेक्ट है वो बस स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की बात मान रहा था, लेकिन अब जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है उसके पीछे आखिर असली मास्टरमाइंड कौन होगा। और तभी लुओ और जून कहते हैं इंसेक्टर हमारी जो सीनियर सिस्टर है वो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में हो। उसके बाद इंसेक्टर कहने लगता है नहीं, मैंने प्राइमोर्डियल स्पिरिट से उस सुप्रीम एल्डर की सोल को सर्च किया था और मुझे पता चला कि वो बस स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की बात ही मान रहा था। और जब ओल्ड स्वॉर्ड सेंट रिटायर हुआ उसके बाद से ही लगभग 100 साल से हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को हंट किया जा रहा है, लेकिन अफसोस मुझे तुम्हारी सिस्टर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लुओ को जो तलवार रखती है उस पैट्रियार्च के गले पर। वो कहती है डैम, अब तो पता चल ही गया है कि वो तुम लोग थे जिसने मेरे लिटिल ब्रदर को किडनैप किया था। और वो पैट्रियार्च डरते हुए कहता है नहीं, वो मैं नहीं था, वो सुप्रीम एल्डर था और उसके जितने भी डिसाइपल्स थे वो लोग थे, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद लू अपने इंसेक्टर से पूछती है इंसेक्टर इस बंदे का हम क्या करें। जो इंसेक्टर होता है वो कहने लगता है
तुम हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लीडर हो, अब ये सब तो तुम्हें को करना पड़ेगा। इस बंदे के साथ तुम क्या करती हो? उसके बाद वो कहती क्या मैं डिसाइड करूं? और वो गुस्से से उस पेट्रिया की तरफ देखने लगती है और आगे वो कहती है तुम शुक्र मनाओ कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में हूँ, लेकिन तुम्हारा जो इजुमो सोर्स सेट है वो अब जा चुका है, और तुम्हारे जितने भी बचे कुछ ट्रेजर है वो तुम मुझे दे दो अपने लाइफ के बदले। और जैसे ही ये बात जुन सुनता है वो बहुत ही खुश हो जाता है और लगता है हाँ ये बात, चलो इनका सारा कुछ लूट लेते हैं, इनका जितना भी रिसोर्स और ट्रेजर है। लेकिन हमारे पास कोई हाई लेवल के वेपन्स या फिर कोई ट्रेजर नहीं है, हमारे पास सिर्फ हेवन एंड अर्थ ग्रेड के ही वेपन्स है, और हमारे पास सिर्फ 2 माउंटेन रेंज ही बता है, मतलब 2 पहाड़ बचे हुए हैं बस। आगे वो कहता है लेकिन मेरे पास मेरा जो यूनिवर्सल बैग है वो आप ले सकते हो। उसके बाद लुओ कहने लगती है तुम बहुत ही सिंसियर हो, इसलिए आज मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन जाओ और एक लेटर भेजो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में, और उसमें लिखना बूढ़े खुसट तुम लोग इंतजार करो, हम लोग जल्दी तुम्हारे साथ जो भी लेन देन है वो सेटल करने जल्दी ही आ रहे हैं। और इसका होता है वीडियो खत्म। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वेलकम गाइस, सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है इजुमो सोर्स सेट का सीन, जहाँ पर जुन कह रहा होता है लुओ से सीनियर सिस्टर आप क्या इसे ऐसे जाने दोगे? और जो लुओ होती है वो कहने लगती है हाँ वो बहुत ही ईमानदार इंसान है तो मैं उसे जाने दे रही हूँ आज के लिए। हमारे एंसेक्टर ने भी उसकी लाइफ को छोड़ दिया था, इसका यही मतलब निकलता है कि हमें भी उसे छोड़ देना चाहिए। जो हमारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है अगर उसे फिर से पहले की तरह बहुत बड़ा सेक्ट बनना है तो सबसे पहले हमें फेमस होना पड़ेगा, और फेमस होने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है ताकि ये आसपास जाए और बताए कि आखिर हम है कौन और हमारे पास कितनी ज़्यादा पावर है। उसके बाद जुन कहने लगता है जो इजुमो सोर्स सेक्ट है लोग भी ऐसा ना सोचे कि वो रातों रात कहाँ गायब हो गया है, सबको पता लगना चाहिए कि उसे हमने तबाह किया है। सीनियर सिस्टर आप तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आप सच में हमारे सेक्ट मास्टर हो। और लो भी एटीट्यूड में कहने लगती हाँ हाँ मैं हूँ हुई। उसके बाद एंसेक्टर कहने लगता है मैंने मेन कल्प्रेट का तो पता लगा लिया, लेकिन तुम्हारे जो सीनियर सिस्टर है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं लगा है। इजुमो सोर्स सेक्ट तो सिर्फ एक जरिया था, जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का एक पालतू कुत्ता ही था समझ लो। और जो तुम्हारी सीनियर सिस्टर है उसके बारे में हमें पता करने के लिए हमें स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ही इस सब के पीछे था और वो इस गियू डायनेस्टी का नंबर 1 सेक्ट भी है। हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है उसमें जाने से पहले तुम दोनों को अपना जो रेल्म है वो बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद एंसेक्टर लुओ का जो रेल्म होता है उसे लो कर देता है। इसे देख के लुओ कहने लगती है एंसेक्टर ये आप क्या कर रहे हो? जो मेरा रेल्म है वो वापस यूनिहाई रेल्म में कैसे आ गया? और जो मेरा गोल्डन ड्रैगन सोर्ड था वो गोल्ड लेवल से हटकर अब अर्थ लेवल पर आ गया, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद एंसेक्टर जुन पे भी यही करता है और कहता है एंसेक्टर ये आपने क्या किया, आपने मुझे भी नहीं छोड़ा। उसके बाद उसका एंसेक्टर बताने लगता है जो एक असली कल्टीवेटर होता है वो अपने आप पे डिपेंड करता है, ना कि किसी रिसोर्स और किसी आर्टिफैक्ट पर। अगर तुम लोगों को एक पावरफुल स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना है इस कैंगरान कॉन्टिनेंट में तो तुम्हें खुद से ही अपने स्वॉर्ड का पावर बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक तुम बढ़ा पाओगे तब जाकर तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनोगे। वैसे भी जो तुम्हारा रन था वो रिसोर्स की वजह से बड़ा था, और जो तुम्हारा फाउंडेशन है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। और इससे पहले कि तुम स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में जाके अटैक करो तुम दोनों को अपना ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा फिर से गॉड शेपिंग रेल में, जब तक हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर तुम इस प्रकार का कल्टीवेशन करोगे तो तुम्हारा जो यूनिहाई रेल्म है वो बिल्कुल गॉड शेपिंग रेल्म के पावर के बराबर रहेगा। उसके बाद वो दोनों भी कहने लगते हैं अच्छा ठीक है एंसेक्टर हम समझ गए। और आगे चलते चलते वो लोग एक सिटी में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाके वो एक होटल में रुकते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है एक लेडी उनकी तरफ देख के कहती है ओह वो लिटिल ब्रदर तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। और हमें दिखाया जाता है ये जो लेडी होती है वो अकेसिया सेक्ट सेंटेंस होती है, इसका नाम होता है जुओ मैंगिंग। तो आज से हम इसे मैंगी बुलाएंगे। आगे वो कहने लगती है वो अभी बहुत ही छोटा है लेकिन वो अभी यूनिहाई रेल्म में पहुंच चुका है। वो एक स्लेव बनने के लिए एक परफेक्ट इंसान है। वो हमारी माइनिंग और कोल्ड्रॉन को रिपेयर करने में मदद कर सकता है। और उसके साथ में जो बंदा है वो उससे भी ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन उसके पास कोई रेल्म ही नहीं है, मतलब कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है। उसके बाद उस लेडी का सर्वेंट कहने लगता है मैं लेडी अगर आप चाहते हैं तो मैं जाता हूँ और उन लोगों को अपना स्लेव बना लूँगा। और उसके बाद मैंग कहने लगती है
नहीं, मैं खुद से ये सब कर लूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जून को, जो टेबल पे पड़े अलग अलग डिशेस को देख के कह रहा होता है, इंसेक्टर ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपने इतना ज़्यादा फूड को ऑर्डर कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सच में बहुत सारे अलग अलग फूड वगैरह पड़े रहते हैं। आगे इंसेक्टर कहने लगता है, मैंने लगभग 1 लाख सालों से कुछ अच्छा नहीं खाया है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो कम से कम मैं इसे टेस्ट तो कर सकता हूँ जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। उसके बाद जून भी कहने लगता है, इंसेक्टर मैं आपकी बात से एग्री हूँ, जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे मैं भी करूँगा। और तभी महंगा जाती है पीछे से और जून से कहने लगती है, लिटिल ब्रदर आखिर तुम अकेले अकेले क्यों खा रहे हो, या तुम्हें मैं चाहिए, तुम मेरे साथ खाओगे। आगे जून कहने लगता है, आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। और तभी मैंग एक लात मारती है जहाँ पर लुओ बैठी रहती है उस बेंच पर, और वो दूर चले जाता है। आगे मैंग कहने लगती है, ओह क्या तुम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हो, वो तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर बैठी है। उसके बाद इंसेक्टर के बेंच पर भी लात मार देती है और वो भी दूर हट जाता है। और जूनियर देख के बहुत घबरा जाता है और कहता है, इंसेक्टर। तभी मैंगो जाकर उसे पकड़ लेती है और कहती है, अरे तुम टेंशन मत करो, तुम उससे मत डरो, तुम्हारी सिस्टर आज तुम्हें खाएगी। और उसकी गोदी में बैठी हुई होती है। आगे वो कहने लगती है, लिटिल ब्रदर मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ और मुझे तुम चाहिए। लुओ को तो पता नहीं लगता है आखिर ये चल क्या रहा है। उसके बाद उसका इंसेक्टर कहने लगता है, मुझे लगता है जून को कुछ हेल्प चाहिए, तुम जाके उसकी मदद क्यों नहीं करती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से मैंग को, जो कहने लगती है, मेरा नाम जू मैंगक्विंग है और मैं अकेसिया सेक्ट की एक साइंटिस्ट हूँ। क्या ये लिटिल ब्रदर मेरे फैमिली का एक स्लेव बनना चाहेगा। और उसका इंसेक्टर फिर से कहने लगता है लुओ से कि जाकर तुम अपने लिटिल ब्रदर की मदद क्यों नहीं करती। और जो लुओ होती है वो कहने लगती है, मैं उसकी जाके मदद क्यों करूँ, मुझे देखने में तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद इंसेक्टर कहने लगता है, अच्छा देखते रहो तुम, जब तक तुम्हारा लिटिल ब्रदर खा के ख़त्म ना हो जाए। मुझे नहीं लगता कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है। और फिर से हमें दिखाया जाता है मैंग को, जो कह रही होती है, अरे तुम चिंता मत करो और तुम डरो मत। और जो जून होता है वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर प्लीज़ मेरी हेल्प करे। और लुओ आती है और मैंग के फेस पर अपनी एक स्वॉर्ड मारती है और वो कहती है, शेमलेस तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए यहाँ पर। और जो लुओ होती है वो जून को बचा लेती है और जून कहने लगता है, सिस्टर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। आगे मैंग कहने लगती है लुओ से, तुम छोटी बच्ची, तुम तो बस अभी यूनहेरियन के फर्स्ट स्टेज पर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे मेरा आदमी चुरा सको। पर लुओ बताने लगती है, मैं 298 पैट्रियार्च हूँ डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की, और तुम मेरे सामने इतनी बोल्ड बनने की कोशिश क्यों कर रही हो, और तुम मेरे सामने मेरे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के एक डिसेबल को परेशान कर रही हो। और जैसे ही मैंग का वो सर्वेंट सुनता है क्या डिवाइन ड्रैगन सेक्ट, वो बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके बाद मैंग कहने लगती है, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट ये कैसे सेक्ट है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। वो अभी मुझे याद है, तुमसे पहले जो सेक्ट मास्टर था उसके पीले कलर के बाल थे। और तभी उसका सर्वेंट मैंग के पास आ जाता है और कहने लगता है, मिस मैंने एक अफवाह सुनी है, जो इजुमो सोर्ड सेक्ट है उसे डिवाइन ड्रैगन सोर्ड सेक्ट के द्वारा बर्बाद किया गया था। ये बात सुन के मैंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहने लगता है, ओह अकेसिया सोर्ड सेक्ट की सेंटेंस यहाँ पर क्या कर रही है। और उसे एक छोटी सी बच्ची परेशान कर रही है जिसके हाथों में स्वॉर्ड है। और हमें दिखाया जाता है ये होता है ब्लड क्लोथ सेट का डेप्यूटी सेक्ट मास्टर, इसका नाम होता है बाई यूफैंग। 1 घंटे के बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, तो इसी के साथ होता है इस वीडियो का एंड। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वेलकम गाइस, सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मैंग को, जो कह रही होती है, ब्लड क्लोथ सेक्ट का डिप्टी सेक्ट मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद बाई कहने लगता है, मैंने इस प्रकार से तुम्हें पहली बार देखा है, तुम्हारी इस इमेज को ऐसे ही किसी भी लड़के वगैरह से फ्लर्ट कर रही हो। भाई लुओ को देख के कहने लगता है, वो छोटी बच्ची तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद मैंग कहती है बाई से कि देखो वो जो वूमेन है उसे तुम रख लेना और जो आदमी है उसे मैं रख लूँगी, तो बताओ ये कैसा है। उसके बाद भाई कहने लगता है, तुम सच में एक बहुत बड़ी छीनाल हो, और क्या तुम्हें अब वो लड़का भी चाहिए। उसके बाद मैंग कहने लगती है, ओह तो तुम जेंटलमैन की तरह बर्ताव कर रहे हो, अच्छा ठीक है दोनों को मैं ही रख लूँगी। और तभी भाई कहता है, नहीं नहीं चलो हम ये डील कर ही लेते हैं। और दूसरी तरफ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अंधेरे में सोच रही होती है, क्या ये दोनों हम लोग का व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर, तुम्हारी सब करने की हिम्मत कैसे हुई। और वो बाइक को बहुत ज़ोर से मारती है और वो घर को तोड़ते हुए बाहर की तरफ दीवार पे आके छप जाता है। उसके बाद लुओ भी वहाँ से बाहर आ जाती है और कहने लगती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे जूनियर ब्रदर को चुरा सको, और तुम्हारे सोचने का ख्याल भी कैसे हुआ मेरे बारे में।
डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के पैट्रियार्च के बारे में। ये सब मैंग और उसका सर्वेंट पीछे देख रहा होता है। उसके बाद मैंग सोचने लगती है, ओ मैं तो उसके बारे में सच में बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई थी उस बेवकूफ़ इडियट के यहाँ पे आ जाने से। उसके बाद बाई उठता है और अपने बंदों को डर देता है और कहता है सबको मार दो। और तभी हमें देखा जाता है मैंग का जो सर्वेंट होता है वो मैंग से कहता है, मिस क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए? और जो मैंग होती है वो कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ पर देखते हैं कि इन बेवकूफ़ों की कैसे पिटाई होती है और हमें साथ ही साथ इन लोगों के पावर को पता भी चल जाएगा। और तभी सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है जो लू होती है उस बाइक के जितने बंदे होते हैं वो हमले कर देते हैं। और तभी जून पीछे से आता है और कहता है, सीनियर सिस्टर इन लोगों को आप मुझ पर छोड़ दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं और जो मेरा रल्म है उसे बढ़ा सकूं। और तभी पीछे से लू भी कहती है, अरे बेवकूफ़ मुझे भी तो प्रैक्टिस करना है। और हमें दिखाया जाता है जून एक ही स्ट्राइक में उन लोगों को धूल चटा देता है और इसे बाई देख रहा होता है और बाई उस पर अपना एक अटैक करता है और जो बाई का अटैक होता है उसे जून आराम से रोक लेता है। और तभी जून बाई की तरफ बढ़ता है और उस पर एक स्ट्राइक लगाता है और कहता है इसे सहो। पीछे से वो भी ये सब देख रही होती है और वो कहती है जूनियर ब्रदर तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है दिन ब दिन। अगलू सोचने लगती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि अब मुझे एंसेक्टर का जो सील है उसे हटा देना चाहिए। और वो मैंग की तरफ देखने लगती है जिससे मैंग थोड़ी डर जाती है। और तभी एक थंडर से लू अटैक करती है उसके ऊपर, लेकिन वो वहाँ से साइड हट जाती है और वो थंडर टेबल पे आगे जाके लगती है। आगे लू कहने लगती है मैंग से, चलो हम दोनों भी ये गेम खेलते हैं। उसके बाद मैंग बाई से कहने लगती है, बाई तुम्हारी ये जो लड़की है वो सच में बहुत ज़्यादा पागल है, मुझे इसके बारे में ब्लेम मत करना अगर मैंने इसे बाई चांस मार दिया तो। और ये बात सुन के बाई और जून बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और जो मैंग होती है वो बाई के पीछे जाके छुप जाती है। और तभी लू उसको पीछे करते हुए आती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ से भागने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगी। और बाई को लू की तरफ एक धक्का मारती है। लू फिर से उसे एक पंच मारती है और फिर से वो दीवार में जाके घुस जाता है। और उसके बाद वो जून के पीछे जाकर छुप जाती है और कहती है वो सच में बहुत ज़्यादा डरावनी है। और जून कहने लगता है, अरे तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, मुझे जाने दो। और जो मैंग होती है वो कहती है, नहीं मैंने अपनी हार मान ली है और उससे बहुत ज़्यादा चिपक रही होती है। वैसे भी मुझे तुमसे फाइट करने का कोई भी शौक नहीं है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अंदर ही अंदर जून बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और वो कहने लगता है, नहीं तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और वो अपनी सीनियर सिस्टर यानी लुओ को बुलाने लगता है। उसके बाद मैंग बहुत ही खुश हो रही होती है और वो कहती है, अरे ये अभी तो बस एक बच्चे के समान ही है। और तभी पीछे से लुओ आती है और उसके फेस पे अपनी सोर्स से एक दे मारती है और मैंग इससे बहुत ज़्यादा दूर गिरती है। वह लुओ कहने लगती है, मैंने पहली बार सुना है कि कोई इतना गंदा रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से। उसके बाद मैंग कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मुझे फेस पे मारा, मैं तुम्हें मार ही दूंगी। और वो लुओ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और तभी सामने से लुओ उसे एक मारती है और वो भी दीवार में जाके गड़ जाती है। सब यार दीवार में ही घुस रहे हैं। उसके बाद बाई कहने लगता है, मैं अभी तक समझा नहीं, हम कैसे हार सकते हैं, हम 7th लेवल ऑफ यूनाही रेल्म में हैं, लेकिन ये छोटी सी बच्ची तो सिर्फ 4th लेवल ऑफ यूनाही रेल्म में है, ये कैसे हो सकता है। आगे वो जोर से कहने लगता है, मैं अभी तक हारा नहीं, चलो एक और राउंड हो जाए। उसके बाद मैं कहने लगती है बाई से, क्या तुमने वो रूमर सुना था कि जो इजुमो सोर्स सेक्ट है वो बर्बाद हो चुका है, क्या तुम्हें पता है वो किसने करवाया है। बाई ये सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, क्या हो सकता है वो। उसका इतना कहते ही जो मैंग होती है वो कहती है, हाँ तुम्हें बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये छोटी सी बच्ची है, उसके साथ वो बंदा है, उसने ही इजुमो सोर्स सेक्ट को तबाह किया है। पहले मुझे भी बिलीव नहीं था, लेकिन इन दोनों को देख के मुझे पता चल चुका है कि जो रूमर था वो बिल्कुल सही है। और तभी हमें दिखाया जाता है लुओ को जो गुस्से से बाई की तरफ बढ़ती है और बाई कहने लगता है, नहीं तुम ये क्यों कर रही हो। और तब तक लुओ उसे मार देती है। आगे लुओ कहने लगती है, तुम ब्लड क्लॉट सेक्ट से थे, तुम लोगों ने मेरे जूनियर का सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी, इसलिए आज मैं तुम्हें मार रही हूँ। उस समय मैंने अपने जूनियर को बचा लिया था, नहीं तो वो आज मर चुका होता। जो ब्लड क्लॉट सेक्ट के डिसेबल होते हैं वो एक दूसरे को ही मारते हैं। उसके बाद लू कहती है, तुम्हारे पास 2 चॉइस है। उसके बाद लू कहने लगती है, पहला कि मैं जाती हूँ और तुम्हारा जो सेक्ट है उसे तबाह कर देती हूँ कि तुम्हारे सेक्ट ने हमारे सेक्ट की डिसरिस्पेक्ट की, और दूसरा। तभी मैंग कहती है, हाँ मैं दूसरा ही चुनूंगी। आगे लू बताने लगती है, ओह ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, देखो हम लोगों ने अपना बहुत कुछ खोया है। मैंग कहती है, क्या तुमने क्या खोया है। उसके बाद वो जून को उठा के लाती है और कहती है, देखो मेरे छोटे ब्रदर की तरफ, ये कितना प्योर और इनोसेंट मैन है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से अब ये फ्यूचर में जितने भी
वुमेन्स वगैरह है उससे डरने लगेगा और उनके साथ कुछ भी डील वगैरह नहीं कर पाएगा, बात वगैरह अपनी पूरी ज़िंदगी में। और ऐसा हो सकता है कि ये भविष्य में अपने लिए कोई भी वाइफ ना खोज सके और ये सिंगल ही मरेगा। लेकिन ये हमारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का एक डिसेपल है और हो सकता है भविष्य में ये हमारे जो सेक्ट मास्टर का इनहेरिट है वो वाला पोजीशन भी ले ले। और जो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है सच में यार मैं तो सिंगल ही मरूंगा। और ये बात सुन के मैंग के जितने भी साथी वगैरह थे वो भी हैरान हो जाते हैं। आगे मैंग कहने लगती है अच्छा सॉरी, मैं कंपोजिशन के लिए मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ, और वो अपना यूनिवर्सल बैग उसे दे देती है। और जो लोग होती है वो कहने लगती है अच्छा ठीक है, फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। और जैसे ही वो उसके अंदर रखती है वो कहती है क्या यहाँ पर तो सिर्फ स्पिरिट लेवल और शुवान लेवल के पिल्स वगैरह है और यहाँ पर कोई एक भी एम्परर लेवल का पिल वगैरह नहीं है। आगे मैं कहने लगती है लिटिल सेक्ट मास्टर, इस पूरे कैंगनान कॉन्टिनेंट में कोई भी एम्परर लेवल या फिर उससे ऊपर का पिल वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ लेजेंड्स में है, बुक्स वगैरह में, और मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। उसके बाद लोग कहने लगती है ये तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएगा, अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ, आगे के कुछ चैप्टर्स में भी उसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक केव के बाहर में बहुत सारे बंदे झुके हुए होते हैं और वो कहते हैं ओल्ड स्पोर्ट्समैन कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप इतनी जल्दी इस केव से बाहर आ गए। और हमें दिखाया जाता है ये कोई बंदा होता है यार, इसके बारे में हमें कोई डिटेल वगैरह तो नहीं लिखी। आगे वो कहने लगता है अपने बंदों से मैंने कुछ रूमर सुने हैं जिसकी वजह से मैं इस केव से जल्दी ही बाहर आ गया। तो हमें दिखाया जाता है जो इजुमो सोर्स सेक्ट का पैट्रियार्च होता है वो उसके सामने झुक जाता है और वो मिस्टीरियस बंदा कहने लगता है ओ तो तुम ली क्विंशान हो इजुमो सोर्स सेक्ट से, चलो अब मुझे तुम बताओ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। और क्विंशान भी कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक हॉल का सीन, शायद से स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का हॉल है। वहाँ पर वही बंदा कह रहा होता है अगर तुमने सचमुच सब कुछ सही सही बताया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यंग लोग इस कैंगनान कॉन्टिनेंट में हो जो ऐसा कर सकते हैं। तो मिस्टीरियस बंदा कहने लगता है ये जो बंदा है इसी ये शायद से स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का पैट्रियार्च है, तो उसे हम पैट्रियार्च ही कहेंगे। तो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का पैट्रियार्च कहने लगता है जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है वो बहुत सालों पहले ही टूट चुका है, उसका जो इनहेरिटेंस है वो 80% तो बर्बाद ही हो चुका है, जो न्यू पैट्रियार्च है उसके पास ही 20% ही इनहेरिटेंस है। और वहाँ पूरी खलबली मच जाती है और वो लोग कहने लगता है क्या हो सकता है किसी और कॉन्टिनेंट का ये डिसाइपल हो और कोई इमोर्टल सेक्ट भी हो सकता है इसके पीछे, वो यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आए हो। और जो पैट्रियार्च होता है वो कहने लगता है चलो ये सब को छोड़ो, जो हमारा स्वॉर्ड गॉड सेक्ट है वो इस यू डायनेस्टी का नंबर 1 सेक्ट है और मैं सबको जस्टिस दिलाऊंगा। और अभी जो मेरा स्किल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, अगर वो कोई पीयरलेस मास्टर भी हो तो मैं उसे झुका दूंगा अपने स्वॉर्ड गॉड सेक्ट के सामने। तो इसी का वीडियो खत्म, चलो मिलते हैं, बाय बाय।